बेटी की? ए डार्लिंग सीधे बैठना, जल्दी से बोलेंगे गुड आफ्टरनून। बहुत प्यारी सी स्माइल लेके आओ जो थोबड़े पर। ई पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से? अच्छा, धीरे रफ्तार से चलेगी पढ़ाई अभी, और पढ़ाई का पेस बढ़ेगा आपका एग्जाम के पहले। अभी धीरे चलेगी, और उसके अंदर अगर आप रिवीजन बैच से जा रहे हो तो अकाउंट्स की प्रिपरेशन ठीक ठीक हो जाएगी। ओके, कुछ स्टैंडर्ड्स मेरे को स्लो लेने पड़ रहे हैं, देर आर कपल ऑफ रीज़न। एक तो वो स्टैंडर्ड नए हैं, अंकिता मैम क्या बोल रहे हैं, एक तो स्टैंडर्ड नए हैं, तो इसके लिए मुझे लगा कि वो रिवीजन बैच में भी धीरे लेने पड़ेंगे। कुछ बच्चे रिवीजन बैच में ऐसे भी है जो बच्चे सिर्फ ग्रुप 1 करके इधर आए हैं, या ऐसे भी बच्चे जिन्होंने दोनों ग्रुप किए, बट कुछ स्टैंडर्ड ऐसे हैं जो उनके पहले हुए ही नहीं थे। सो इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी टू टेक दोज स्टैंडर्ड्स लिटिल मोर प्रॉपरली। हाँ, क्यों? क्या लगाने के लिए? तो फिर मेरी कार कहाँ लगाओगे? चलिए राजा बेटा जी, कल हमने ये किया था, कल एक क्वेश्चन था जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, और उस समय वो कोई एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी। तो एक्चुअली यूआरपीएससी को इज अनरिकग्नाइज पास सर्विस कॉस्ट एंट्री होती है यूआरपीएससी ऑब्लिगेशन। इज दैट ओके? यस। सो इसका पहले आंसर एक बार देख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन था बेटा कल वो? क्वेश्चन 8 थोड़ी देर रुक जाओ, करते हैं। पहले आई थिंक हम बाकी के क्वेश्चंस करने के लिए लेते हैं। ओके, क्वेश्चन 8 वापस करेंगे। लीव्स के क्वेश्चन कर ले बेटा, लीव्स के क्वेश्चन कर ले क्या? ओके, सो एवरीवन बी देयर ऑन क्वेश्चन नंबर question number 9th. Question number 9th, you all be there. Mr. Rajan is working for Infotech Limited. Consider the following particulars. And question 9th, yellow 5. Okay, ये लिख दो yellow 5. Mr. Rajan is working for Infotech Limited. Consider the following particulars. Annual salary of Mr. Rajan is 30 lakhs. Total working days in 2021 is 300 days. Okay. Leaves allowed in 2020 and 2021 as per company's policy is 10 days. Leaves unutilized by Mr. Rajan in 2021 is 8 days. Now बेटा जी मुझे एक बात बताओ, उसकी लीव्स अनयूटिलाइज कितनी है? 8 डेज। कितनी लीव्स है? अच्छा, यूटिलाइज 10 डेज है। सो अनयूटिलाइज कितनी है? द अनयूटिलाइज्ड डेज लीव्स आर सेटल्ड बाय वे ऑफ पेमेंट एंड अकॉर्डिंगली कैरी फॉरवर्ड ऑफ सच लीव्स टू द सब्सिक्वेंट पीरियड इज नॉट अलाउड। सो बेटा जी कैरिड फॉरवर्ड इज नॉट अलाउड, तो बेटा जी हम उस लीव्स का अकाउंटिंग कैसे करते हैं? एज एंड व्हेन इट इज अवेल्ड वी बुक द एक्सपेंस। बाकी हमें कोई नया फ्रेश प्रोविजन करने की जरूरत नहीं है। ये बात क्लियर है? मतलब अगर कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकते तो हमको क्या सेंटेंस लिखना है एज पर एएस? दैट लीव शुड बी अकाउंटेड फॉर एज एंड व्हेन इट इज अवेल्ड, इट इज बुक्ड एज एन एक्सपेंस एज एंड व्हेन अवेल्ड। और जो बाकी की लीव्स है राइट, जो कैरी फॉरवर्ड हो सकती है उसका प्रोविजन करते हैं, जो एनकैश करते हैं उसका 100% प्रोविजन होता है। डू यू ऑल एग्री? सो कंप्यूट द टोटल एम्प्लॉय बेनिफिट। तो बेटा जी टोटल एम्प्लॉय बेनिफिट कितना है? एनुअल सैलरी
30 lakhs है ना, सो हम 30 lakhs का ही एक्सपेंस डायरेक्टली बुक कर देंगे. डू यू ऑल एग्री? सो देख लीजिए. अरे क्या है, ये इसको हाईलाइट करो, एक लाइन रहेगी थी अपनी. द अनयूटिलाइज लीव्स आर सेटल्ड बाय वे ऑफ पेमेंट. मतलब ये पेमेंट जो वर्ड है, इससे हमें पता चलता है कि बेटा जी इसका क्या किया जाएगा, कैश पेमेंट. सो राजा बेटा जी इसका 100% प्रोविजन होता है, मतलब 100% एक्सपेंस बुक होगा. यस और नो? सो कितने का सैलरी एक्सपेंस बुक होगा बेटा जी? सैलरी का तो एक्सपेंस बुक होगा 30 lakhs. डू यू ऑल एग्री? और बेटा जी जो पेमेंट बेसिस पर है लीव्स, उसका पूरा प्रोविजन करना पड़ेगा. तो एक दिन की सैलरी कितनी हुई? 30 लाख डिवाइड बाय 300 कितना है? 10,000. सो 10,000 इंटू 2 20,000 और बुक करेंगे ना, क्योंकि ये लाइन इंपॉर्टेंट है. आर सेटल्ड बाय वे ऑफ पेमेंट, मतलब वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है, उसका पेमेंट सेटलमेंट इसी साल हो जाता है. कई बार क्या होता है कि वो कैरी फॉरवर्ड होती है और कैरी फॉरवर्ड होकर आगे पेमेंट कर दिया जाता है. कभी भी पेमेंट करो, अगर पेमेंट बेसिस पर है तो उस लीव्स का 100% हमें अकाउंटिंग फॉर करना पड़ेगा. इज दैट ओके? सो देख लेते हैं. मिस्टर राजन इज एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 30 lakhs. सो पर डे आएगा 10,000. मिस्टर राजन अवेल्ड 8 out of 10 लीव्स अलाउड बाय द कंपनी. अकॉर्डिंगली लीव्स अनयूटिलाइज्ड वुड बी 2 days. In line with the company's policy, Infotech will pay Rajan for unutilized leave. ये important है. Thus, the total expense on account of employee benefit expense would be equal to 30 lakhs plus 20,000 into 2, 30 lakh 20,000. एक बार इस आंसर की राइटिंग प्रैक्टिस कर लो. प्लीज बी क्विक एंड बी फास्ट. प्लीज बी क्विक एंड बी फास्ट. यस हर्ष, आज बताता हूं, डोंट वरी. शैल वी प्रोसीड नाउ?
अब बेटा जी क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लेते हैं. मिस्टर निरंजन इज वर्किंग फॉर इन्फोटेक लिमिटेड. ये क्वेश्चन नंबर 10 कौन सा बेटा, उधर देख के बताओ तो. कौन सा? येलो 6. So Mr. Niranjan is working for Infotech Limited. Consider the following particulars. Annual salary is 30 lakhs. Number of working days is 300 days. Leaves allowed 10 days and 10 days. Leave taken 7. So unutilized is 3. So leave taken is 13 days. So leaves unutilized and carried forward to next year is nil. तो यहां पर carried forward कितना है? 3 days है. Okay. Based on the past experience, Infotech assumes that Mr. Niranjan will avail the unutilized leaves of 3 days in 2021 of 2021 in 21-22. Now here you need to understand that this assumes means it is expected that Niranjan will use the whole unutilized leave. Unutilized leave कितनी है बेटा जी? 3 है. क्या ये कैरी फॉरवर्ड हो पा रही है क्या? यस. नाउ जरा ध्यान से सुनना इस केस में. अगर ऐसा अजम्पशन होता, अगर ऐसा एक्सपेक्टेशन होता कि निरंजन सिर्फ 2 ही लीव लेता, तो आपको प्रोविजन सिर्फ 2 का करना पड़ेगा. यहां पर जितना उसका अनयूटिलाइज्ड है उतना ही कैरी फॉरवर्ड हो रहा है और उतना ही यूज भी करेगा वो. कई बार क्या होता है कि ये मान लो ये 10 डेज की 10 डेज उसने अवेल करी नहीं, छुट्टी ली नहीं, बट अगले साल या उसके आगे भी वो उस लीव में से सिर्फ 4 लीव्स ही कंज्यूम कर पाएगा. तो आप प्रोविजन कितने का करोगे? 4 का. कैरी फॉरवर्ड पूरी होगी बट अकाउंटिंग वाइज प्रोविजन कितने का होगा? 4 का, बिकॉज एक्सपेंस हमारा कितने का होने वाला? 4 का. डू यू ऑल एग्री? इस क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से प्रेजेंट किया गया. इसमें क्या बोला? कितनी कैरी फॉरवर्ड हो रही है? 3. और कंज्यूम भी कितनी हो जाएगी उनके एक्सपेक्टेशन से? 3. तो प्रोविजन कितने का होगा? 3 का. शैल आई रिपीट इट अगेन? जितनी कैरी फॉरवर्ड हो रही है उसका प्रोविजन नहीं होता है. प्रोविजन किसका होता है? जितनी वो कंज्यूम या अवेल कर लेगा. क्या मेरा पॉइंट समझ में आया? राजा बेटा जी ये देख लीजिए. सो एनुअल, अच्छा इधर क्या बोला है? Infotech Limited contends that it will record 30 lakh as employee benefit expense in each of the year 2021 and 21-22, stating that leave will in any case be utilized in 21-22. That's not correct. आपको पहले साल के लिए पेमेंट रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा 30 lakhs प्लस प्रोविजन करना पड़ेगा 30,000 का. सो कितने का एक्सपेंस बुक होगा? 30 लाख 30,000. एग्रीड? और राजा बेटा जी अगले साल आप सैलरी का तो करेंगे अकाउंटिंग और सारी लीव्स अवेल्ड हो गई है वहां पर. यस और नो? सो प्रोविजन करने की कोई दरकार नहीं है अगले साल. सो पहले साल का एक्सपेंस बुक होगा 30 लाख 30,000, दूसरे साल का प्रोविजन होगा 30 lakhs का. स्वीकार है कि नहीं है? चेक कर लो. सो राजा बेटा जी ये देखिए, एनुअल सैलरी 30 लाख 300. अच्छा वापस वही लिखा है? नहीं वो वापस वही लिखा है. इधर ये देख लीजिए, इधर आंसर है बेटा. ये ऊपर का ही छप गया है, ये डिलीट मार दीजिए, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है उतना. ये क्वेश्चन ही छप गया. बेस्ड ऑन द इवैल्यूएशन अबव, मिस्टर निरंजन हैज वर्क फॉर 6 days मोर. 6 कहां रे? ला 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 ला. अरे ये अगले दिन का बता रहे. कितने 13 लीव्स लिए ना इधर. तो वो मत लिखिए. नहीं लिखिए मेरे साथ जो आंसर. ये आंसर लिखते लिखते तुम्हारी बैंड बज जाएगी इंडेस के साथ. नहीं है सही बट उतना नहीं कर सकते. लिखिए एज पर AS 15 employee benefits when leaves, इसको accumulated leave absences भी बोल सकते हैं. ओके, when leaves can be accumulated and carried forward in future to be consumed provision is made
for the leaves expected to be availed by employee in future. Okay. B, here Mr. Niranjan is expected, or Niranjan has 10 leaves, out of which he is carry forwarding 3 leaves for the year ended 31st March 2020 ना बेटा, पहला साल 2020 है ना, फॉर द ईयर 2020. फर्दर इट इज expected that he will avail all the 3 leaves in future period or in future years. Hence provision will be made. नहीं, पिछला साल कौन सा था? 2021. और उसके बाद में 21 22 है क्या? ओके, मुझे 20 याद है. 2021 हुआ क्या बेटा? फर्दर इट इज एक्सपेक्टेड दैट he will avail all the 3 leaves in future year. Hence provision will be made for all the 3 leaves. All the 3 leaves. Is that okay? पक्का? आर वी डन? बेटा जी अभी ये लिख दीजिए प्लीज, ये पूरा वर्किंग कर दीजिए. ये मत लिखिए नंबर ऑफ डेज वर्क एंड ऑल. सैलरी पर डे कर दीजिए. एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज 30,30,000, और ये इधर कर दीजिए 30 लाख प्लस 10,000 पर डे. और इधर क्लियरली लिखा है लीव्स अनयूटिलाइज एक्सपेक्टेड टू बी यूटिलाइज सब्सिक्वेंटली, और यही मुद्दा है. और इधर कितना आएगा राजा बेटा जी नेक्स्ट ईयर में? 29,70,000. कम से क्वेश्चन वाई, तो वो एंट्रीज के थ्रू मैं बताऊंगा, आप पहले ही लिख लीजिए. नेक्स्ट ईयर 29,70,000 कैसे आया, या आप पहले एंट्रीज लिख दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा. समझे कि नहीं? बी क्विक एंड बी फास्ट. अगले साल का भी डेटा सही है, एंट्रीज के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे. तो पहले ये डेटा लिख दीजिए पूरा. फुर्ती से लिखो, फुर्ती से लिखो.
नंबर ऑफ डेज वगैरह कुछ मत लिखो, इजी तरीके से बता दूंगा मैं आपको। अभी आपको ये पता है ना 3 दिन का लीव्स का कैरी फॉरवर्ड होगा, और अगले साल का आपको 2970 कैसे है ये प्रॉब्लम है, तो मैं समझा देता हूं आपको। आगे बढ़े। सो जरा देखिए, पहली एंट्री क्या होती है बेटा जी, इन द ईयर 31 मार्च 2021, एंट्री क्या क्या होगी जरा देख लीजिए। 31 मार्च 2021, आई विल राइट डाउन द फर्स्ट एंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस टू कैश ऑब्लिक बैंक, 30 लाख तो पे किया है, एग्रीड। और दूसरे का मैंने आपको कहा था क्या होगा बेटा जी, प्रोविजन, बराबर है। तो दूसरी एंट्री होगी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस टू प्रोविजन फॉर लीव, ये कितने का होगा बेटा, 3 लीव का होगा, 30,000 30,000, एग्रीड। फिर मेरे रसगुल्ले बच्चों, वी आर गोइंग इनटू द नेक्स्ट ईयर, एंड द नेक्स्ट ईयर इज 31 मार्च 22। सो व्हाट इज माय एंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस कितना लिखेंगे, 30 lakhs टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट 30 lakhs, ये तो पे किया ही हमने। बट राजा बेटा जी जो पिछले बार का जो प्रोविजन रहता है वो रिवर्स हो जाता है, ये आपको पता होगा, हर एक प्रोविजन अगले साल की 1 तारीख को रिवर्स हो जाता है। जैसे सैलरी की एंट्री रिवर्स हो जाती है, आउटस्टैंडिंग सैलरी की, प्रीपेड एक्सपेंस की, तो वैसे ही ये भी जो प्रोविजन है वो रिवर्स हो जाता है। ये आप फाउंडेशन से करते आए हो, न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी, so that was also a provision which used to get reversed, old you have to always subtract। तो यहां पर सेकेंड एंट्री जो है ये प्रोसेस है, और वो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रोविजन फॉर लीव टू व्हाट, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, कितना, 30,000 30,000। सो लॉजिकली यू टेल मी व्हाट हैपेंड, योर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस इज नॉट नाउ 30 lakhs, it is 29,70,000। डू यू ऑल एग्री एंड अप्रिशिएट, यस। सो लिख लीजिए जर्नल एंट्रीज। जो दूसरा है वो प्रोविजन फॉर बीइंग क्रिएटेड प्रोविजन, बीइंग प्रोविजन फॉर अनअवेल्ड लीव क्रिएटेड, लीव्स क्रिएटेड, और नीचे क्या लिखेंगे, बीइंग प्रोविजन रिवर्स्ड। आर वी रेडी टू गो अहेड? बेटा अभी इसके सिमिलर लाइंस के कुछ क्वेश्चंस है, अब वो आप ओरली कर लेंगे तो चलेगा। लीव्स का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड एग्जाम में आ सकता है, चले भी आ गया। सो बेटा जी नाउ नेक्स्ट, इसके अंदर बेटा जी
assume the same information as in illustration 2. Based on the past experience, Infotech Limited assumes that Mr. Niranjan will avail unutilized leaves of 2 days only. So yellow 7. Okay, thank you so much, buddy. Based on the information, it is assumed that the Niranjan will avail only how many days? 2 days. But subsequently उसने कितने leaves avail किए? 3. So राजा बेटा जी आपको उसका टेंशन नहीं है. आप पहले जब प्रोविजन करोगे पिछले साल में, you will make only the provision on the basis of the expectation. So कितने लीव का प्रोविजन करोगे? 2. एग्रीड. तो पहले साल एक्सपेंस बुक होगा 30,20,000 और नेक्स्ट साल प्रोविजन रिवर्स हो जाएगा और सैलरी कितने की पेमेंट करी जाएगी? 30 लाख की करी जाएगी. तो उधर जब रिवर्स होगा तो एक्सपेंडिचर जाएगा 29,80,000. यस और नो? ये देखो, ये 30,20,000 और ये 29,80,000. नंबर ऑफ डेज का कोई लेना देना नहीं है. जिस तरीके से मैंने आपको बताया आप उस तरीके से वर्कआउट कर सकते हो. डू यू ऑल एग्री और नॉट? यस. हैव यू ऑल अंडरस्टूड सो फार? सो कैन यू पीपल टिक मार्क क्वेश्चन नंबर 11. नाउ 12th एक बार देख लेते. सुंदरम प्राइवेट लिमिटेड, येलो येट ना, येलो येट. Sundaram Private Limited has a head count of 100 employees in 2020-21. As per the employee policy, the employees are entitled to 30 casual leaves, out of which 10 casual leaves may be carried forward to the next year, and 10 sick leaves, out of which 2 sick leaves may be carried forward as paid leave. तो अब मुझे एक बात बताओ, casual leave may be carried forward to the next year and 10 sick leaves, out of which 2 leaves may be carried forward as paid leave. तो बेटा casual leave पूरे कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं क्या? यस. sick leave कितने कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं? 2. एग्रीड. At 31st March 21, the average unutilized entitlement is 5 days per employee. बेटा हेड काउंट कितना है? 100. सो इसीलिए एट एन एवरेज दिया है. मतलब एट एन एवरेज प्रत्येक एम्प्लॉइज की कितनी लीव्स बची है? 5. और वो किसकी है बेटा जी? फॉर कैजुअल लीव्स. एंड 1 डे पर एम्प्लॉय फॉर सिक लीव. ये कैरी फॉरवर्ड हुई है एट एन एवरेज. मतलब 100 लोगों की 5 कैजुअल लीव्स कैरी फॉरवर्ड हो रही है और 100 लोगों की 1 सिक लीव कैरी फॉरवर्ड हो रही है. ये जो कैरी फॉरवर्ड हो रही है वो दिया है, बट इसमें से कितनी अवेल होगी उसका एक्सपेक्टेशन अभी पढ़ना है. On an average, it is found that number of such employees who would be claiming casual leave would be 30 and 10 employees who would claim sick leaves. उनके मुताबिक 30 लोग ऐसे होंगे जो कैजुअल लीव करेंगे और 10 लोग ऐसे होंगे जो क्या क्या क्लेम करेंगे? सिक लीव्स. Compute the liability recognized in respect of sick leaves and casual leaves by the entity at the end of the financial year 2021. So बेटा जी एक्चुअली लोग कितने हैं? 100. सो 100 लोगों में से राजा बेटा जी उनका ये बोलना है कि 30 कैजुअल लीव्स नहीं, कैजुअल लीव्स अवेल करने वाले कितने लोग हैं? 30. और सिक लीव्स अवेल करने वाले कितने लोग हैं? 10. अब क्वेश्चन ये है कि सर सिक लीव्स के 10 ही क्यों? क्योंकि सिक लीव कब मिलती है? इट इज नॉट कैजुअल, इट वुड बी ओनली गिवन व्हेन यू आर सिक. सो यू हैव टू प्रोड्यूस सम मेडिकल सर्टिफिकेट एंड ऑल. सो कुल मिलाकर 100 में से 30 लोग क्या लेंगे? कैजुअल लीव. तो उसका वर्किंग सिंपल है, 30 एम्प्लॉइज इंटू कितनी एवरेज लीव है? 5 है क्या? सो 30 इंटू 5. और राजा बेटा जी 10 इंटू 1. सो 150 और 10 इंटू 1 कितना आएगा? 10. सो इट इज 160 लीव्स. यस और नो? सो 150, 30 इंटू 5 एंड 10 इंटू 1, 10 डेज ऑफ पेड सिक लीव. इसका क्या करोगे आप? प्रोविजन. तो इसका वर्किंग कैसे लिखेंगे हम? एज पर AS 15 अकाउंटिंग फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स और एम्प्लॉय बेनिफिट्स, दैट द लीव्स व्हेन कैरिड फॉरवर्ड द एक्सपेंस इज बुक्ड और द प्रोविजन इज क्रिएटेड ओनली फॉर द लीव्स which are expected to be availed in future. Here only 30 employees are expected to claim casual leave and only 10 employees are expected to claim sick leave. Hence the provision will be made for the same. So that is 30 into 5 leaves and 10 into 1 leave. और वो मैंने आपको प्रोविजन बता दिया. यस और नो बाबू? गुड. क्वेश्चन नंबर 13. येलो बोल रहे जल्दी से. येलो 9 पढ़ो और मुझे बताओ क्या चल रहा है.
साथिया ये तूने क्या किया, बेरिया ये तूने क्या कहा, मैंने किया तेरा इंतजार। एक सेकेंड। हेलो। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 एक ट्राई करना। 13 येलो 10 है क्या? ये येलो 9 बोला ना बेटू। 13 आगे का नहीं करना है ना दादू। ठीक है। और फिर आपको कुछ इसके क्वेश्चंस करने के, जो मैं आपको दिखा देता हूं। ओके, आप अभी एक काम करिए, मेरे को नीचे ऑफिस से कॉल आया है, मेरे को जाके आना पड़ेगा। सो विच क्वेश्चन यू डू? 13 करिए। और कोई क्वेश्चन इसके बाकी है क्या अपनी शुरुआत के? एक नहीं बाकी, ये हो गया। अच्छा सुनो ना, 6th करना। 6 कौन सा बेटा जी? आईसीआई इलस्ट्रेशन 6 कौन सा क्वेश्चन है? ब्लू 6 करना, ब्लू 5 करना। फिर ये पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा डर लगेगा, फिर मैं आगे कर दूंगा। ब्लू 4, और फिर थर्ड करना ब्लू 3, फिर ब्लू 2। मतलब एक्चुअली क्या किया है, आईसीआई के इलस्ट्रेशन सारे ले लिए, और ये लास्ट वाला कौन सा? ब्लू 1। इज दैट ओके? अच्छा, कुछ क्वेश्चन इसके थेरी है, बट वो पढ़कर निकाल देंगे हम। इज दैट ओके? ये सारे क्वेश्चन दिए, मतलब सारे आपको करना नहीं है, बट क्योंकि मैं ऑफिस में नीचे जा रहा हूं, तो तब तक आप ट्राई करिए, मैं आ रहा हूं। कड़या, मतलब नहीं तो गोटे खेलते बैठोगे इधर। पहले कौन सा करोगे? चल झुट्टी। येलो का 9 पहले करोगे, सॉल्व कर लोगे बेटा? बैठे बैठे क्या करने वाले, सॉल्व कर लो इसको। और फिर उसके बाद में शुरुआत के क्वेश्चंस लेना शुरू कर देना, वो कर देना कंप्लीट, ठीक है?
ये बेटा जी, देर आर 100 एम्प्लॉइज हु आर एंटाइटल्ड टू 10 वर्किंग डेज ऑफ पेड सिक लीव फॉर ईच ईयर. अनयूज्ड सिक लीव में बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर 1 फाइनेंशियल ईयर. सिक लीव इज टेकन फर्स्ट आउट ऑफ द. ये बंद क्यों हो गया मिरर? इंटर क्लास की होम सिनेमा तुझे कैसे पता? अच्छा, an entity has 100 employees who are each entitled to 10 working days of paid sick leave for each year. Unused sick leave may be carried forward for 1 financial year. Sick leave is taken first out of the current year entitlement and then out of any balance brought forward from the previous year. इस लाइन का मीनिंग समझ लीजिए कि सिक लीव कैरी फॉरवर्ड हो सकती है और सिर्फ अगले एक साल में उसको आप अवेल कर सकते हो, और वो भी लीफो बेसिस से होगा. मतलब जो करंट ईयर की लीव्स होगी वो नहीं, फर्स्ट आउट ऑफ द करंट ईयर एंटाइटलमेंट एंड देन आउट ऑफ एनी बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड. मतलब पहले क्या होगा कि जो लीव्स करंट ईयर की है उनको लेना पड़ेगा, और फिर पिछले साल की जो लीव्स आगे कैरी फॉरवर्ड होके आई है उनको कंज्यूम करना पड़ेगा. 31 मार्च को द एवरेज अनयूज्ड लीव इज 2 days पर एम्प्लॉय. मतलब 100 लोगों के लिए 2 लीव्स अवेलेबल है. बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स दैट ओनली 20% ऑफ द एम्प्लॉइज विल यूज 1 day फ्रॉम देयर कैरिड फॉरवर्ड लीव. मतलब पूरा भी नहीं, मतलब लीव्स कितनी कैरी फॉरवर्ड हो रही है? 2 days. 20% लोग मतलब कितने? 20 लोग. 20 लोग कितनी अवेल करेंगे? 1 मल्टीप्लाइड बाय 2500. सो 20 मल्टीप्लाइड बाय 2500 इज हाउ मच? 50,000. तो 50,000 का ही सिर्फ आप क्या करोगे बेटा जी? प्रोविजन. बट पहले वाले में क्या बोला? वेस्टेड शॉर्ट टर्म कॉम्पेंसेटेड एब्सेंसेस. यस और नो? इफ दे आर अज्यूम टू बी वेस्टेड शॉर्ट टर्म कॉम्पेंसेटेड एब्सेंसेस. और दूसरा वाला कौन सा बोला है? नॉन वेस्टेड शॉर्ट टर्म कॉम्पेंसेटेड एब्सेंसेस. दोनों का आंसर देख लिया बेटा जी. वेस्टेड के लिए क्या है कि जो कैरी फॉरवर्ड हो सकती है वो वाली, तो उस केस में हम क्या करेंगे? 100 एम्प्लॉइज इंटू 2 days इंटू 2500, 5 लाख. नाउ व्हाई डिड दे मेक होल प्रोविजन, कंप्लीट प्रोविजन? क्योंकि वेस्टेड का मतलब ये होता है कि उसको छीन नहीं सकते आप. उसके अंदर क्या दिया जाएगा? कैश. तो ध्यान रखना एग्जाम में जब कभी भी वर्ड आएगा वेस्टेड तो क्या मतलब समझोगे? कैश. और कैश के लिए प्रोविजन कितना होगा? 100%. नॉन वेस्टेड शॉर्ट टर्म कॉम्पेंसेटेड एब्सेंसेस, इसका मतलब है इसका कैश नहीं मिलेगा बट ये एक्यूमुलेटिंग होगी. सो बेटा जी ये कितना आएगा? 100 इंटू 20% इंटू 1 day इंटू 2500, 50,000. डू यू ऑल एग्री? लिख लीजिए क्वेश्चन को, रिवाइज बिफोर एग्जाम. और अगर आप इसकी थ्योरी देखोगे ना बेटा, तो इस थ्योरी के अंदर भी यही शब्द यूज किए गए. ये देखो इधर थ्योरी, ये देखो इधर लिखा है वेस्टिंग एंड नॉन वेस्टिंग. यस और नो? और अगर इधर देखेंगे प्रोविजन शैल बी मेड फॉर एंटायर अनयूज्ड लीव. वेस्टेड का मतलब ये होता है जिसका कैश पेमेंट मिलेगा. अनवेस्टेड एक्यूमुलेटिंग का क्या मतलब है बेटा जी? कि उसके अंदर कैश नहीं मिलेगा. आपको क्या बोला जाएगा? कि आप लीव्स ही अवेल कर सकते हो. ये क्वेश्चन आया बेटा जी, रिवाइज बिफोर एग्जाम. सो ये क्वेश्चन के बाद में अगला क्वेश्चन कौन सा है बेटा? ये 14 किया है क्या? चलो पढ़ लेते. एसर लिमिटेड हैज, अरे मैंने दिया नहीं था, अब कर लो. अब ये बता, येलो, वाह येलो 10. एसर लिमिटेड हैज हाउ मेनी एम्प्लॉइज? 350 एम्प्लॉइज, सेम एज अ ईयर अगो. द एवरेज स्टाफ इटरेशन रेट एज ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग पास्ट 10 years रिप्रेजेंट 6% पर एनम. मतलब 6% लोग छोड़ के चले जाएंगे. एसर प्रोवाइड द फॉलोइंग बेनिफिट टू ऑल इट्स एम्प्लॉय. एनुअल बोनस ड्यूरिंग लास्ट 10 years. बेटा जी जिन बच्चों ने अभी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 किया होगा तो उसके अंदर ऐसे इनफॉर्मल एग्रीमेंट्स भी होते हैं. इनफॉर्मल एग्रीमेंट क्या होता है बेटा जी? कि जिसके अंदर बोला नहीं गया. जैसे अभी मैं आनंद भांगड़िया, आनंद भांगड़िया का कौन सा एचआर है यहां पर? अच्छा तुमको ये पता है कि मेरे यहां पर एम्प्लॉइज काम करते हैं? गुड, थैंक यू. बहुत सारे लोग काम करते हैं, ठीक है. तो मुझे बताओ मेरे यहां पर कोई एचआर है क्या? इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन यहां पर प्रेस्टीज पॉइंट पे डू नॉट हैव एन एचआर. एचआर इज अ गेम वेयर देयर आर बिग कंपनीज. सो अब जब ऐसा होता है तो कोई चीज फॉर्मली नहीं दी जाती कि आपके ये कॉम्पेंसेशन आपको मिलेंगे. एग्रीड? सैलरी सर्टिफिकेट वगैरह वो सब दिया जाएगा, बराबर है. बट ऐसा कोई फॉर्मल उनके पास ये नहीं दिया जाएगा कि आपका सैलरी का ये ब्रेकअप है. सैलरी कैसे दी जाती है? कि इतना सैलरी मिलेगा, बट उसके साथ साथ कुछ बेनिफिट्स उसके साथ ही अटैच्ड होते हैं. दोज आर इनफॉर्मल एंड दोज आर नॉट कॉन्ट्रेक्चुअल एक्चुअली. यस और नो? उनमें से एक होता है दिवाली बोनस, जो प्रेस्टीज पॉइंट पे बहुत चलता है. किसी के पापा मम्मी जॉब करते हैं ऐसे कोई अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, और जहां पर ऐसा कोई फॉर्मल आपको पेमेंट पैकेज नहीं दिया हुआ है,
नहीं कोई? अच्छा, हमारे यहां पर तो ऐसे ही चलता है प्रेस्टीज पॉइंट में, जहां पर फॉर्मल पैकेज का कुछ नहीं दिया हुआ है, ऐसा दिया है कि तेरी सैलरी इतनी है, बट उसके साथ जो जो बेनिफिट अटैच्ड है वो कैसे बेटा जी, कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है, इनफॉर्मल तरीके से, बट फिर भी वो देना पड़ता है, फिर भी उसका प्रोविजन करना पड़ता है, क्योंकि स्टैंडर्ड वर्क्स ऑन सब्सटेंस ओवर फॉर्म। तो स्टैंडर्ड ने इसको कैसे डिफाइन किया कि अगर ऐसा कोई बेनिफिट है जो प्रॉमिस किया हुआ है इनफॉर्मली भी, और अगर उसको नहीं दिया तो रिलेशन खराब हो जाएंगे एम्प्लॉय के साथ, ऐसा स्टैंडर्ड शब्द यूज करता है, हिंदी में मैंने अनुवाद करके बताया। तो उसको हम क्या करेंगे बेटा जी, उसका प्रोविजन क्रिएट करेंगे। ये क्यों बोला मैंने बेटा जी, क्योंकि इधर बोला कि ड्यूरिंग पास्ट 10 ईयर्स, ऐसा बोल रहे, मतलब ये कोई कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है, बट हमारा पास्ट देखे तो हम हर साल दे रहे हैं, 10 साल से पिछले। एसर पेड बोनस टू ऑल एम्प्लॉइज हु आर इन सर्विस ड्यूरिंग द एंटायर फाइनेंशियल ईयर। मतलब ये क्या बोलते हैं कि जो जो लोग हमारे सर्विस में थे पूरे साल भर के लिए, उसको हमने क्या दिया, बोनस दिया। बोनस वॉज पेड इन जून फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर एंड। Amount of bonus for 21-22 paid in June 22 represents 1,25,000 per employee. Acer Limited used to increase the amount of bonus based on official inflation rate, which is 8.5% into 3. Although there was no legal obligation to increase the bonus by such inflation rate. Legal obligation नहीं है, contractual relation नहीं है, but informally आप करते आए हो, yes or no? तो आपको प्रोविजन विद इन्फ्लेशन रेट ही करना पड़ेगा। डिटरमाइंड हाउ वुड एसर लिमिटेड रिकॉग्नाइज लाइबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस फॉर दिस एम्प्लॉय बेनिफिट एज ऑन 31 मार्च 2023 पास जर्नल एंट्रीज। तो मुझे बताइए कितने एम्प्लॉयज है, 350, उसमें से 2021 में 21-22 में कितने लोग छोड़कर चले जाएंगे, कितने, 6% लोग छोड़ के चले जाएंगे ना। सो 35 का 6% कितना आया, 21, 350 माइनस 21, 329 एम्प्लॉइज हो गए। बेटा जी बोनस कितना दिया था, 1,25,000। बेटा इन्फ्लेशन रेट कितनी है, 8.5%, ऐड करिए 8.5%, 1,35,625 पर एम्प्लॉय, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिल जाएगा प्रोविजन फॉर बोनस। ठीक है, वो 4,46,20,265, वही मैं बता रहा हूं, समझ में आया। इस क्वेश्चन को भी लिख लो, रिवाइज बिफोर एग्जाम। बोनस मार के रसगुल्ले मार्क से आता है, क्योंकि भाई तुमको ये समझेगा नहीं, ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद में फट जाती है। आंसर इजी है, बट आप क्वेश्चन को पढ़ो ना, 10 साल का डेटा दिया है और बाकी का मजा है, हाँ है नहीं, वो सब चीज हो गई। और इसमें खास बात है, 1 सिली मिस्टेक नो मार्क्स, 0 मार्क्स फुल मार्क्स, 2 ही ऑप्शन रहेंगे। हाँ, मतलब इधर 0 और नियर टू फुल मार्क्स। इट इज गिवन दैट द कंपनी इज अंडर नो लीगल ऑब्लिगेशन, उसका एक्सप्लेनेशन दिया। ये मैं अभी क्यों पढ़ रहा हूं, क्योंकि आपने अगर पढ़ा होगा, मैं बाहर जाने के बाद में, कुछ बच्चे कमीने थे, ये बाहर जाके शिट्टे मार रहे थे, बट जिन बच्चों ने सिंसियरली पढ़ा होगा, ये लाइनें आई होगी, उसका मीनिंग समझा रहा हूं। अंडर नो लीगल ऑब्लिगेशन टू इंक्रीज द बोनस बाय ऑफिशियल इन्फ्लेशन रेट, however the company has been increasing the bonus by inflation rate over the past years। अब ये क्या किया हमने, क्वेश्चन से लिखा कि कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, बट कंपनी इंक्रीज कर रही थी फॉर पास्ट ईयर्स। दिस हैज गिवन राइज टू कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन फॉर एसर लिमिटेड। Informal practices such as this gives rise to constructive obligation where enterprise has no realistic alternative but to pay employee benefit। अगर आप ये नहीं भरोगे employee benefit, so employees generally क्या है, उतर आएंगे, स्ट्राइक कर लेंगे, yes or no। Accordingly provision is made for the amount considering the inflation rate। ये नोट लिखनी जरूरी है, लिख लीजिए, नोट लिखनी जरूरी है। आपकी भाषा में नोट लिख लेंगे चल जाएगा, द आंसर इज यस, आपकी भाषा में नोट लिख लीजिए। ये पिलूडी अभी कौन से क्वेश्चन रहे, हाँ अच्छा, ये क्वेश्चन बेटा जी थ्योरेटिकल है, थोड़े बहुत तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। What kind of employees are covered by AS15 whether formal employer-employee relationship is necessary or not for benefit to be covered under this standard। So राजा बेटा जी employees ही होने चाहिए, बट इधर क्या बोला है, employee benefit is not defined in the terms, employee का मतलब is not defined in AS15, तो employee is defined in Companies Act, वहीं से आपको employee का मीनिंग लेना पड़ेगा। Paragraph 6 of the standard states that an employee may provide service to an enterprise on full-time, part-time, permanent, casual or temporary basis
and the term would also include the WTD and other managerial personnel. The standard is applicable to all forms of employer-employee relationship. There is no requirement for formal employer-employee relationship. Yes or no? So राजा बेटा जी समझ में आ गया कौन से एम्प्लॉय इसमें कवर्ड है? पार्ट टाइम, फुल टाइम, टेम्पररी, कैजुअल, होल टाइम डायरेक्टर एंड व्हाट एनी मैनेजरियल पर्सोनल. पार्ट टाइम डायरेक्टर नहीं आते इसमें. तो पार्ट टाइम डायरेक्टर को सैलरी रेम्यूनरेशन नहीं मिलती. क्या मिलता है? सिटिंग फीस मिलती है. से यस. सो राजा बेटा जी ये क्वेश्चन करने का है, कर लोगे ना? नाउ वेदर एन एंटरप्राइज इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम इनफॉर्मल प्रैक्टिसेस. आई एम स्मार्ट, आई एम होशियार, मैंने ये पहले एक्सप्लेन कर दिया था. इनफॉर्मल प्रैक्टिसेस लीड टू कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, राइट, एंड दोज शुड बी प्रोवाइडेड फॉर फुल्ली. इसके अंदर वो शब्द लिखा हुआ है, देखो. The standard defines employee benefit to include those informal practices that gives rise to obligation where the enterprise has no realistic alternative but to pay employee benefit. The historical pattern of granting such benefit, the expectation created and the impact on the relationship with the employees in the event such benefit is withdrawn should be considered in determining whether the informal practice gives rise to benefit covered by the standard. इस लाइन का मीनिंग समझे क्या आप? कि अगर वो बेनिफिट को विड्रॉ कर दिया तो will it impact the employees? If the answer is yes, yes, so that is a constructive obligation. आपके रिश्ते खराब होंगे क्या? If the answer is yes, then you should provide for what? Employee benefit. Can I ask you something, if you don't mind? Do you have any contractual relationship with your dad? But do you have expectations from your dad? And if it doesn't fulfill the basic expectations, will your relationship with your dad go for a toss? What may be? Yes. So I know few of the dads, मतलब कुछ आती है प्रॉब्लम. तो पहले ठीक था, बट देन ऑल ऑफ सडन व्हाट हैपेंड वाज, यू नो, उनको कुछ संगत लग गई करके एंड ही स्टार्टेड ड्रिंकिंग एंड ऑल. तो पैसा नहीं दे रहे अभी घर पर. रिलेशनशिप खराब होती है कि नहीं होती? होती है. लोग बोलते हैं वो ड्रिंकिंग की वजह से रिलेशनशिप खराब हो रही. गलत बात है. घर में जो तांडव मचता है उसके बाद में, उसकी वजह से, क्योंकि पैसे नहीं दे रहे या व्हाटएवर, एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो रही है. से यस और नो? सो आपको यहाँ पर भी ध्यान में रखना है कि इनफॉर्मल प्रैक्टिस रही, बट बावजूद उसके अगर उससे रिलेशनशिप खराब होने वाले हैं, सो देन यू शुड assume that it is a constructive obligation and you should provide for it. सर इसको लिखना कैसे? जैसे मैंने बोला वैसे ही लिखने का. Have you understood? If there is a constructive obligation or if there is an obligation wherein you don't have any other option but to pay cash, this is the definition given in AS 29 provision का. याद है क्या नहीं? There is an obligating event. An obligating event is here what? Informal practice. आगे बढ़ते हैं. For example, the employer has a practice of making lump sum payment on occasion of festival or regulatory grant advances against informal benefit to employees. It would be necessary to provide for such benefits. Is that okay? सर ये आंसर की जो लाइनिंग्स है वो लाइनिंग्स इस तरीके से नहीं लिखनी है. इसका साइड में एक आंसर लिख दीजिएगा, राइट? इसमें से क्रक्स पॉइंट निकालकर. मैं वापिस रिपीट कर रहा हूं, इस आंसर की ये लाइनें आप रिप्रोड्यूस नहीं कर पाओगे. इस क्वेश्चन के आने के चांसेस कितने? रेयर. तो इस क्वेश्चन की वजह से अगर आप ये बोलोगे कि ये स्टैंडर्ड टफ है तो ये टफ लगेगा. तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? मुझे 100% पता है कि तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. समझ में आ गया? तो अभी दुविधा क्या हो रही है कि समझ में आया और लिखना, इन दोनों में गैप है. इसके लिए कुछ पॉइंट्स लिखकर रख दीजिए. और प्लीज भरोसा मानिए, सिर्फ आपको टफ नहीं लग रहा, पूरे भारतवर्ष को टफ लग रहा है. इसमें कौन जीतता है पता है क्या? जो परफेक्ट लिख के आता है वो नहीं जीत रहा है, क्योंकि परफेक्ट कोई लिखकर नहीं आ पाएगा. अबे इतना एक स्टैंडर्ड रहे तो रट्टा मार ले. इतने स्टैंडर्ड, फिर इतने सब्जेक्ट, फिर उसके अंदर लॉ जिसके अंदर टेक्निकल लैंग्वेज है. अकाउंट्स इज नॉट वेरी, यू नीड टू हैव कंप्लीट टेक्निकल लैंग्वेज. यस और नो? तो इसके लिए साइड में इसके पॉइंट्स लिखकर रख देना. इट विल हेल्प यू आउट. मैं फिर दोबारा बता रहा हूं, इस क्वेश्चन को देखकर जज मत करना कि आपको स्टैंडर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा. तुम बोलोगे सर आप इसको भगा रहे हो. भगाना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन का मैंने वेटेज कितना दिया, क्वेश्चन आने के चांसेस रेयर. पॉइंट क्लियर? ये सिर्फ इसलिए इंट्रोड्यूस करा रहा हूं कि भाई ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है तो मुझे लेना जरूरी लगा. पॉइंट क्लियर? अब आगे क्या बोला है? एंटिटी XY इज रिक्वायर्ड टू पे सैलरी ऑफ 2 crore फॉर द ईयर 21-22. इट एक्चुअली पेड अ सैलरी ऑफ 1.9 crore. शी. एंड द बैलेंस इन अप्रैल 2022 आउटस्टैंडिंग है 10 lakhs. ये करा रहे हैं हमसे लौंडे अभी है. मैं 11-12 से करते आया हूं. डिटरमाइन द एक्चुअल कॉस्ट टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन 21-22.
and any amount to be shown through the balance sheet by final account foundation. समझे? सिर्फ कैनवसिंग कर किया है, जैसे 5 स्टार होटल में दाल को कुछ लेंटिल्स स्मोक्ड विद दिस दैट ऐसा ऐसा किया है, आउटस्टैंडिंग सैलरी की एंट्री करने की है. इस दैट के तो बैलेंस शीट में कितना दिखेगा? 10 लाख. इसको वैल्यू क्रिएशन बोलते क्या? मुझे लगता है कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेशंस बोलते हैं, जैसे तुम निब्बा निब्बी करते हो. Whether an entitlement to earn leave which can be carried forward to future period is short term employee benefit or long term employee benefit. So राजा बेटा जी, long term का लॉजिक ये है, if it can be availed after 1 year it is long term, if it would be availed within 1 year it is short term. Say yes. शॉर्ट टर्म है विद इन 12 months, याद आ रहा है? सो राजा बेटा जी हम इसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म कॉम्पेंसेटेड एब्सेंसेस. बराबर है? वेयर द एब्सेंसेस आर एक्सपेक्टेड टू ऑकर विद इन 12 months आफ्टर द एंड ऑफ द पीरियड इन विच द एम्प्लॉइज रेंडर द रिलेटेड एम्प्लॉय सर्विस. ओके, फिर आगे क्या बोला है? हाँ, इधर वेयर द एब्सेंस इज नॉट एक्सपेक्टेड टू होली ऑकर इन नेक्स्ट 12 months द बेनिफिट शुड बी कंसिडर्ड एज व्हाट? लॉन्ग टर्म. फिर बता देता हूं, ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. द आंसर इज यस, इंपॉर्टेंट है. सर इसका आंसर ऐसे लिखना है, गधे हो तुम अगर ये सोचोगे तो आंसर कैसे लिखना है ये देखो मैं बताता हूं. अच्छा, आंसर समझ में आया? Leaves if they are expected to be consumed within the next 12 months it is short term. If it is consumed after 12 months expected to be consumed it is long term. यही आंसर है. कैसे पता सर आपको? अरे खरबूजे, ये देख इधर, ये इधर शॉर्ट टर्म का डेफिनेशन दिया है, दिया कि नहीं दिया है? शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स आर दोज एम्प्लॉय बेनिफिट विच फॉल ड्यू होनली विद इन द रिपोर्टिंग 12 months आफ्टर द एंड ऑफ द पीरियड इन विच द एम्प्लॉइज रेंडर द रिलेटेड सर्विस. तो पहले डेफिनेशन लिखोगे, इसमें जाएगी 3 लाइन. फिर क्या लिखोगे? इन द गिवन केस if the leaves are expected to be consumed in the next 12 months after the end of the reporting period they would be assumed to be short term employee benefit. But if they are expected to be consumed after 12 months from the end of the reporting period then it is assumed to be long term employee benefit. ये लिखोगे, मार्क्स मिल जाएगा. और इस क्वेश्चन को मैं तुमको एक छोटा सा विनती करता हूं, यह आंसर डिट्टो मॉड्यूल का छापा हुआ है, क्योंकि स्टैंडर्ड को रेफरेंस एनालिसिस ये करने के लिए मुझे समय नहीं मिला, नया स्टैंडर्ड आया था. राइट? इसको कोई भी एक बच्चा इस क्लास में, मैं चुनौती देता हूं, अपन चाहिए तो प्राइज पर काम कर लेंगे. तुमने इसका रट्टा मार लेने का, ठीक है, और लिखने का. तुम बोलोगे लिख लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर किसी दिन रैंडमली मैं आपको मिलूंगा, 11,000 रुपए का इनाम दूंगा अगर डिट्टो छाप के दिखाया तो. तुमको मैंने क्या बोला पता है? कि एक आध बार कोई छाप लेगा, कब? अभी पढ़ा, अभी लिखा, आएगा. फिर बाद में कब फटती पता है? क्योंकि उस समय तो आया था, अब मैं वापिस पढ़ रहा हूं, अब नहीं आ रहा है. नहीं आएगा ये. अबे क्योंकि ये कमीनों ने आंसर नहीं लिखा है बे, मतलब इतना आलसी आदमी था वो जिसने ये आंसर बनाया. अबे कैसे कैसे छापा है आंसर? कुछ भी बड़ा बच्चा लिख पाएगा क्या ये? नहीं. बट ठीक है, ये रट्टा नहीं मारना है. इससे आपको लॉजिक अगर समझ में आ गया, बात खत्म. पॉइंट क्लियर? सो इस क्वेश्चन को क्या करने का? पढ़ लेने का ऐसा, उसमें से शॉर्ट टर्म क्या है, लॉन्ग टर्म क्या है पता चल गया. अब अपने मेन स्टैंडर्ड में जाने का, वहां से वो डेफिनेशन उठाने का, उसका एनालिसिस कर आंसर लिख देने का. समझे? बेस्ट है ये. जब तुम पढ़े थे, अभी मैं जब गया था बाहर, तो थोड़ी सी बैंड बजी क्या नहीं बजी? और अभी थोड़ा सा हल्का लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सो हल्का हर बार उस चीज से नहीं लगता है. बोलने से भी आपका मन का बोझ कम होता है. बोला करो फिर, इसका मतलब है. ठीक है, आगे बढ़ते. इन केस ऑफ एन एंटरप्राइज अलाउज unutilized employee benefit, medical care, leave, travel, etc. to be carried forward, whether it is required to recognize a provision in respect of the carry forward benefit. The answer is yeah. ये देखो, a provision should be recognized for all benefit which an employee becomes entitled as a result of rendering of the services and should be recorded as a part of the cost of the service rendered during the period in which the service was rendered which resulted the entitlement.
In estimating the cost of such benefit, the probability of employee availing such benefit should be considered. ये probability क्यों बोला है बेटा जी? क्योंकि ये recognize होता है on the basis of expected. जो current year का है वो तो current year के basis पर जितना खर्चा हुआ वो recognize कर दो. But which is expected to be availed later on would be done on the basis of provision. तो इसलिए word क्या है? Probability. आप आपके शब्दों में लिख सकते हो. The answer is yes. Say yes. जो पहली 3-4 लाइन लिखी उसमें यह बोला है कि जब एम्प्लॉय काम करता है उसी समय उस एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज कर लीजिए एज अ पार्ट ऑफ द एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ऐसा बोला है. एग्रीड. तो फिर वो ये बोल रहे हैं कि एम्प्लॉय ने अभी काम किया जिसके वजह से ये एंटाइटलमेंट जनरेट हुआ और जो कंज्यूम करने वाला इन द लेटर पीरियड तो उसका प्रोविजन करिए. सीधी साधारण भाषा में लेमैन लैंग्वेज में कैसे बता रहा हूं. एम्प्लॉय ने काम किया अभी, राइट, जिसके वजह से ये बेनिफिट जनरेट हुआ, हाँ है ना. तो राजा बेटा जी इसके लिए इसका एक्सपेंस अभी रिकॉग्नाइज करिए. तो मैं आपको एक बात पूछता हूं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस लोग काम करते हैं बट वो ऐसे लोग होते हैं कि जिनको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं इवन आफ्टर देयर रिटायरमेंट. तो उनके ये बेनिफिट कब जनरेट हुए थे? रिटायर होने के बाद में या पहले ही? बिकॉज ऑफ देयर. सो शुड इट बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस व्हेन ही वाज वर्किंग? यस, इट इज एज सिंपल एज दैट. कॉन्सेप्ट ऑफ एक्रूअल. When did you generate that benefit? Whenever you generated that benefit, you recognize the expense there and there. Say yes. 6th रहा है. ये 6 किया है कि नहीं किया है? 6 हो गया कि नहीं हुआ है? नहीं, तुम्हारा हो गया कि मेरा हो गया है? फिर मेरे को करने दो ना. Omega Limited belongs to an engineering industry. The company received an actuarial valuation for the first time for its pension scheme, which revealed a surplus of 6 लाख. मतलब एक्चुअल गेन था. इट वांट्स टू स्प्रेड, भाड़ में जाए. इट वांट्स टू स्प्रेड क्या करने का मुझे उससे लेना देना. मैंने क्या सिखाया? एक्चुअल गेन कहां जाता है? अच्छा, वो जो शब्द बोल रहे हैं ना, एक्चुअल वैल्यूएशन फॉर द फर्स्ट टाइम रिवील्ड अ सरप्लस, उधर वर्ड सरप्लस बोला बट वो है एक्चुअल गेन. मैंने बोला एक गो में P&L में वो बोलेंगे 6 लाख को हम 3 साल में बांटते हैं. नहीं सुनने का उनकी बात है, झांसा दे रहे तुमको. अभी देखो ट्रीटमेंट बताएंगे. इट वांट्स टू स्प्रेड द सेम ओवर द नेक्स्ट 2 years by reducing annual contribution to 2 lakh instead of 5 lakh. मतलब उन्होंने क्या बोला? कितने का गेन हुआ बेटा जी? 6 लाख. तो ये 6 लाख का गेन 2 साल में डालेंगे तो कितना? 3-3 लाख चला जाएगा. और फिर वो क्या बोल रहे कि हम एनुअल कंट्रीब्यूशन क्या कर देंगे? जो 5 लाख कर रहे थे वो नहीं करेंगे. नो 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 नो, वो नहीं करना है. आपको ये पूरा का पूरा गेन 1 साल में P&L में डालना है. डू यू ऑल एग्री और नॉट? द एवरेज रिमेनिंग लाइफ ऑफ एन एम्प्लॉय इज एस्टिमेटेड टू बी 6 years. कितना पापी आदमी है देखो. मतलब इसका कोई लेना देना ही नहीं है. तुम अगर इस पॉइंट को पकड़ लिए और बोलेंगे 6 साल में करो, एग्जामिनर समझ में आ जाता है इस एड़े को कुछ नहीं आता है. वो पीछे जाके बाकी के जो मार्क्स दिए हुए हैं ना वो भी काटेगा. मैं वापिस बता रहा हूं, समझना बात को. You are required to advise the company on the following items from the viewpoint of the finalization of the accounts, taking note of the mandatory accounting standard. As per AS 15, employee benefit actuarial gains and losses should be recognized immediately in the statement of P&L as income or expense. Therefore, surplus amount of 6 lakh is required to be credited to P&L statement of the current year. यही हो गया आंसर. अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे और मुझे पूछते हैं सर वो 6 साल का क्या करें? कुछ नहीं करना है. मैं क्या करूंगा उसका? क्या करूं उसका? कुछ नहीं कर सकते. एग्रीड. बेस्ट है. अब बेटा जी ऑफर ऑनलाइन वालों को अप्लाई होगा क्या? कौन सा ऑफर भाई? तुमको मजाक समझ में आता है बेटा? मजाक मजाक रहता है. हर कम्युनिकेशन सीरियस नहीं होती है. मतलब ऐसा क्या उखाड़ लोगे कि मैं तुमको 11,000 रुपए दे दूंगा? ये बताने का तरीका होता है. तो कभी मैं तुमको ऐसा बोलते हैं ना, तुमको येड़े में निकालते हैं कि संटा आएगा संटा आएगा, कोई नहीं आता है. समझ में? हाँ, जैसे मैंने बोला था पार्टी देंगे, दिया? नहीं, वो तो दूंगा, वो तो दूंगा. वो मजाक नहीं था. कब? चलो अभी चलो. हाँ अच्छा, तुमको कब चाहिए था ना? आई एम सॉरी, आई विल गिव यू द डेट. सो इट इज सर आई थिंक 3rd और 2nd में. 30 फरवरी को यार. आई एम गिविंग द राइट डेट. 2nd और 3rd में क्यों कुछ भी? अच्छा, कल मेरी नई बैच शुरू हो रही, तुमको पता है? तुम कंसिडर कर रहे हो उसको? तुमको है मुझ पर दया? नहीं है. बातें मत करो फालतू की. तो ठीक है, 30 अप्रैल को. चार दिन का गैप है ना, क्या प्रॉब्लम है? खाना तो खाएगा ही, पार्टी में आ जाइयो. नहीं दे दूंगा पार्टी, सिर्फ खींच रहा था.
बट तुम एक बात समझ जाओ, सीए के साथ पंगा नहीं लेने का। क्या बोला था तूने? विश किया था मुझे। कहाँ है गिफ्ट मेरा? कहाँ है गिफ्ट मेरा? घंटा। तेरा कंट्रीब्यूशन दिखा, प्रूव करा, ऑडिट करूंगा फिर बताऊंगा। साला आदमी, रोतलू आदमी। पहले इतना निर्लज्ज नहीं था मैं, पर फिर हो गया मैं धीरे धीरे। मुझे पता चल गया था कि ये बच्चे कमीने हो गया है, इनको अपने से कोई लेना देना नहीं है। उनका रूल एकदम सिंपल है, मेरे को समझ में आया धीरे धीरे कि देखो अपन ने क्लास की फीस भरी है, हाँ आप वसूल करो किसी भी तरीके से, और फिर लिखो इतना वसूल हो गया। ये लॉजिक है, मैं समझ गया था ये बात। और तुम्हारी स्माइल पूरी पूरी चीज बता रही कि हाँ यही सत्य है। ये बेटा वो रॉक का क्वेश्चन करना है, मैं अभी थोड़े से समय में वो क्वेश्चन कर देंगे और बात खत्म करते हैं। आर वी रेडी? यस। राजा बेटा जी, बैलेंस उस दिन मैंने आपको, जब जाते वक्त मैंने आपको सिर्फ पी एंड एल अकाउंट का फॉर्मेट बताया था, जिसके अंदर क्या क्या चीजें जाती है मैंने बताई थी, याद आ रही है बेटा? अभी थोड़ा सा सिंसियरली देखना पड़ेगा ताकि हम उस क्वेश्चन को कर पाए। कल जल्दबाजी में, गही में बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन मैंने आपको नहीं बताया। ओके, बस थोड़ी देर में स्टैंडर्ड खत्म। अभी किधर गया रे? देखो, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट में मैंने आपको बताया था करंट सर्विस कॉस्ट, याद आ रहा है आपको? फिर इंटरेस्ट कॉस्ट, फिर एक्सपेक्टेड रिटर्न, और एक्सपेक्टेड रिटर्न के साथ में एक्चुअल गेन और लॉस ऑन असेट और एक्चुअल गेन ऑन लॉस ऑन ऑब्लिगेशन भी आता है। पास सर्विस कॉस्ट टू द एक्सटेंट रिक्वायर्स एन एंटरप्राइज टू रिकॉग्नाइज इट। मतलब जो यूआरपीएससी होता है ना, यूआरपीएससी जो होता है ना, वो अमोर्टाइज होता है। अगर आपको याद होगा तो आपकी पहली एंट्री थी यूआरपीएससी टू ऑब्लिगेशन, और फिर पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू यूआरपीएससी। ये धीरे धीरे आप अमोर्टाइज करते हो पी एंड एल में। पूरा का पूरा यूआरपीएससी पी एंड एल में नहीं जाता है। सो जो पास्ट सर्विस कॉस्ट है पूरी चली जाती है, बट यूआरपीएससी नहीं जाती है। से यस और नो? अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था यूआरपीएससी पूरा लोड होता है ऑब्लिगेशन में। किसी को डाउट है तो मुझे पूछ लीजिए। अच्छा, तो फिर अभी कैसे एग्जाम में ध्यान में रखोगे? पास्ट सर्विस कॉस्ट पूरा पी एंड एल में जाएगा, यूआरपीएससी का अमोर्टाइजेशन जाता है। बात क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। फिर आगे बोला है द इफेक्ट ऑफ एनी कर्टेलमेंट और सेटलमेंट। सो बेटा जी, कर्टेलमेंट मतलब आपके गेन को आप क्या कर देते हो? कम। मतलब जो ऑब्लिगेशन है उसको क्या कर देते हो? कम। आप जरा ध्यान से सुनो, बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन क्या है बेटा? इसके अंदर एक पैरा है जो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा अभी, और वो स्टैंडर्ड में भी नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि इंटरमीडिएट के लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड की जरूरत नहीं है। इट विल बिकम एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स। सो पहली चीज, बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन नेट ऑफ होता है। कैसे होता है? नेट ऑफ। सो ये नेट ऑफ कैसे होता है कि आप लेते हो आपकी ऑब्लिगेशन कितनी है, उसमें से प्लान एसेट की फेयर वैल्यू लेस करते हो। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि आपके पास दो चीजें होती है, एक होती है ऑब्लिगेशन और एक होती है असेट। जैसे मैं मेरी विद्या की एजुकेशन कराना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? एक ऑब्लिगेशन को विजुअलाइज कर रहा हूं। लेट्स अज्यूम 15 लाख, उसके अंदर मेरे पास प्लान एसेट है 12 लाख। तो बेटा जी 15 माइनस 12 लाख, मेरी ऑब्लिगेशन कितने की बची? 3 लाख। सो हम फिगर देते हैं नेट ऑफ। गुड 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 गुड। डांस किया नहीं? ओके, फिर तो बोर किया। फिर और हो जाए सीरियस लाइफ में, देख ले कुछ हो जाए तो। मैडम के लिए फिर से बता रहा हूं, मेरी प्लान ऑब्लिगेशन विद्या की एजुकेशन का है 15 लाख और प्लान एसेट है 12 लाख। सो बेटा जी मेरी ऑब्लिगेशन कितने की रही? 3 लाख। सो बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन कैसे होगा? फेयर वैल्यू ऑफ द ऑब्लिगेशन लेस फेयर वैल्यू ऑफ द प्लान एसेट, वो लिखना होता है। अगर वो लाइबिलिटी आ रहा है तो लाइबिलिटी साइड में लिखो, असेट आ रहा है तो उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है। मतलब अगर फिगर पॉजिटिव आ रहा है तो उसको ऑब्लिगेशन में लिख दो, ऑब्लिगेशन माइनस असेट। नेगेटिव आ रहा है मतलब असेट ज्यादा है, तो उसको असेट तभी दिखा सकते हैं कि अगर हम ये बोल रहे हैं कि पाजी अमाउंट रिकवरेबल वगैरह। तो मैं उस कॉम्प्लिकेटेड एरिया में नहीं जाऊंगा। बट एक पॉइंट और है इसके अंदर, तुमको याद है क्या यूआरपीएससी क्या था? जो एक साथ हमने किसके अंदर लोड कर दिया था? ऑब्लिगेशन में। याद आ रहा है कि ये शब्द यूज किया था मैंने? स्टैंडर्ड बोलता है इसलिए यूआरपीएससी को हम क्या करते हैं? एक साथ ऑब्लिगेशन में लोड कर देते। तो एक अज्यूम करते बेटा जी कि मान लो मेरी ऑब्लिगेशन थी 10 लाख और मेरा यूआरपीएससी था, लेट्स टेक एन एग्जांपल 4 लाख।
जो मुझे 4 साल में रिकॉग्नाइज करना था, बट मैंने 4 लाख एक साथ लोड कर दिया, तो कितना हो गया 14 लाख। तो यूआरपीएससी एक्चुअली अभी तक ऑब्लिगेशन हुआ नहीं है, से यस और नो, इसीलिए इसको भी हम लेस करते हैं। अनरिकॉग्नाइज्ड आपकी एंट्री क्या थी, ये देखो मैं अभी आपको बता रहा हूं। अच्छा मैं तुमको बता रहा हूं, इसमें से 4 लाख इज अनरिकॉग्नाइज्ड ना, अभी तक वो हुआ नहीं है, उसको धीरे धीरे P&L अकाउंट में डालकर हम क्रिएट कर रहे हैं, बट लोड करते वक्त हमने एक साथ कर दिया था। तो फिर इसका प्रेजेंटेशन कैसे होता है, पहले आप लिखते हो ऑब्लिगेशन की फेयर वैल्यू, जिसके अंदर ये लोडेड है 14 लाख। सो ऑब्लिगेशन मेरी कितने की है 14 लाख। फिर इसमें से मैं क्या लेस करूंगा, असेट। बट बेटा जी ध्यान से सुनना, प्लान असेट, बट ध्यान से सुनना, यूआरपीएससी रिकॉग्नाइज मतलब हमने लोड कर दिया है, बट वो अभी तक ऑब्लिगेशन हुई नहीं है मेरी, हाँ या ना, वो धीरे धीरे P&L अकाउंट में जाकर होने वाली है ना। मुद्दा समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए यूआरपीएससी को भी क्या किया जाता है, लेस। मतलब प्लान एसेट कितनी होगी, मान लो 6 लाख, सो आपका टोटल रहेगा, अच्छा इधर रहेगा 7 लाख, तो आपका ये कितना रहेगा 3 लाख आपकी लाइबिलिटी रहेगी। एग्रीड? तो बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन कैसे रहा एक बार देख ले। बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन बोलता है द अमाउंट रिकॉग्नाइज्ड एज अ डिफाइंड बेनिफिट लाइबिलिटी शुड बी द नेट टोटल ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट, द पीवी ऑफ द डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन एट द बैलेंस शीट डेट, मतलब ऑब्लिगेशन लेस फेयर वैल्यू ऑफ द प्लान एसेट, यस। और फिर मैंने लिखा माइनस एनी पास सर्विस कॉस्ट नॉट येट रिकॉग्नाइज्ड। तो अगर आप अकाउंटिंग मुझे बताएंगे तो अकाउंटिंग कैसे होगी बेटा जी, मुझे बताओ। यूआरपीएससी की एंट्री क्या है, यूआरपीएससी टू ऑब्लिगेशन, ये क्या एक साथ लोड कर दी है क्या हमने, बट ये अभी तक ऑब्लिगेशन बनी है क्या, नहीं। तो प्रेजेंटेशन करते वक्त हम कैसे प्रेजेंटेशन करते, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑब्लिगेशन लेस प्लान एसेट, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट है। बट यूआरपीएससी हमने लोड की है, बट वो ऑब्लिगेशन है क्या, नहीं, इसीलिए हम उसको क्या कर देते बेटा जी, यूआरपीएससी को लेस कर देते, जो भी उसका बैलेंस रहेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या, पक्का, श्योर, बेस्ट है। तो अभी चलूं आगे, पक्का। बेटा जी जब कभी भी कर्टेलमेंट होता है तो क्या किया जाता है पता है क्या, उनके पास उनको ऑब्लिगेशन पता ही नहीं कि 10 लाख है, क्योंकि ऑब्लिगेशन में 4 लाख ऐड हो चुका है यूआरपीएससी, तो उनके हिसाब से ऑब्लिगेशन कितनी है 14 लाख। तो ये इसको क्या करते हैं, रिवैल्यू करते हैं, है ना। प्लीज अंडरस्टैंड दे डोंट नो 10 lakhs, they know 14 lakhs because what was the entry you made, URPSC to obligation। फिर जब हम कर्टेलमेंट पढ़ रहे थे तब हमने क्या बोला, ऑब्लिगेशन कितने से कम हुई, तो जब ऑब्लिगेशन कम हो रही है तो उसमें यूआरपीएससी भी कम कर दिया। अरे इसका पार्ट ही था ना, है नहीं, इसका पार्ट ही था ना, यस और नो। तो यूआरपीएससी का पोर्शन हमने ऑलरेडी कम कर दिया है, बट यूआरपीएससी का अकाउंट हेड अलग से खड़ा हुआ है? अच्छा मुझे बताओ यूआरपीएससी किसके अंदर है, परफेक्ट, बट यूआरपीएससी का अकाउंट अलग है कि नहीं है? और जब आपने ऑब्लिगेशन को रिवैल्यू किया तो यूआरपीएससी का ट्रीटमेंट दे दिया कि नहीं दिया, दे दिया ना, क्योंकि 14 लाख ही पता है आपको, आपको 10 लाख पता होता तो तुम नहीं देते। 10 लाख पता हो सकता है कि नहीं पता हो सकता है, क्योंकि आप क्या बोलोगे, ऑब्लिगेशन का फिगर लोगे, वो कितने से कम हुई वो बताओगे, तो ऑब्लिगेशन कितने से कम हुई तो पूरा इंपैक्ट दे दिया ना आपने, जितनी भी आइटम्स थे ऑब्लिगेशन में, से यस और नो। कर्टेलमेंट का मतलब क्या, ऑब्लिगेशन को कम करो। ऑब्लिगेशन कितने की है, 14 लाख की है, तो उसके अंदर जब आपने कम किया तो उसके अंदर सारी चीजें कवर हो गई ना। ऑब्लिगेशन में क्या क्या जाता है, करंट सर्विस कॉस्ट, पास्ट सर्विस कॉस्ट, जैसे जैसे ऑब्लिगेशन क्रिएट हुई थी, और यूआरपीएससी भी उसमें लोडेड था ना, तो यूआरपीएससी का भी इंपैक्ट गया ना। पर बेटा जी यूआरपीएससी का अकाउंट अभी भी इंडिविजुअल खड़ा है ना, तो जो अमोर्टाइज करने का बैलेंस था वो बैलेंस कम होगा। नाउ यू आस्क मी द क्वेश्चन व्हाई, क्योंकि जब कभी भी आप कर्टेलमेंट करते हो तो ऑब्लिगेशन कम होती है, एग्रीड, असेट पर कोई इंपैक्ट नहीं है। और यूआरपीएससी का मतलब क्या होता है, अनरिकॉग्नाइज्ड पास्ट सर्विस कॉस्ट, मतलब जिसको आपको क्या करना है, अमोर्टाइज। बट अपने दिल से पूछो, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपका यूआरपीएससी का बैलेंस भी कम हो रहा है, क्यों कम हो सकता है,
आप मुझे बताओ, अनरिकग्नाइज पास सर्विस कॉस्ट क्या क्या थी? मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक बताता हूँ, याद कराता हूँ। मैंने फेसबुक का एग्जाम्पल दिया था, मैंने कहा था कि एम्प्लॉय के बेनिफिट्स बढ़ा दिए। जैसे मैंने बताया था कोरोना में सीरम वैक्सीन ने उनके बेनिफिट्स को बढ़ा दिया, उनको लगा था कि बहुत फायदा होगा तो उन्होंने बेनिफिट्स को बढ़ा दिया, तो उसको हमने क्या बोला? यूआरपीएससी, तो बेनिफिट बढ़ाया था, मतलब यूआरपीएससी डिनोट्स इंक्रीज इन द बेनिफिट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। अब होता क्या है कि जब हम नेक्स्ट स्टेज पर जाते हैं, कौन सी स्टेज पर? होल्ड ऑन, हम नेक्स्ट स्टेज पर जाते हैं तो हमारा होता है कर्टेलमेंट। तो मैंने सीरम का एग्जांपल दिया था कि उन्होंने जो एस्टिमेट किया था उसके बेसिस पर उन्होंने क्या किया था? बेनिफिट्स बढ़ा दिए थे। नाउ दे आर डूइंग व्हाट? कर्टेलमेंट। कर्टेलमेंट मतलब कम कर रहे हैं। तो बेटा जी, यूआरपीएससी इज द बेनिफिट विच वाज इंक्रीज्ड, नाउ डोंट यू थिंक सो वी शुड रिड्यूस इट? यस और नो? सो यूआरपीएससी जब रिड्यूस होगा उसका इंपैक्ट भी पीएनएल में ही जाता है इन फॉर्म ऑफ कर्टेलमेंट। यूआरपीएससी को डेबिट बैलेंस होता है, तो हम जब उसको रिड्यूस करेंगे तो अब हम क्या करेंगे? क्रेडिट। इज दैट ओके? सो उस क्वेश्चन के आंसर्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। वो कौन सा क्वेश्चन था बेटू? 8 ना? इधर 8 था क्या? इधर कौन सा था? अच्छा, इधर का पता नहीं ना आपको। ये S28 क्यों देख रहा हूं मैं ढूंढे जा रहा हूं, मिल नहीं रहा है मुझे। ये वाला है। सो लेट्स सी, अब इस क्वेश्चन को दोबारा करते हैं। Rockstar Limited discontinues a business segment under the agreement with employees union. The employees of the discontinued operation segment will earn no future further benefit. This is curtailment without settlement, because employees will continue to receive benefits for services rendered before discontinuance of business segment. Curtailment reduces the gross obligation for various reasons, including the change in actuarial assumptions made before curtailment. If the benefits are determined based on the last pay drawn by the employees, the gross obligation reduces after the curtailment because the last pay earlier assumed is no longer valid. कल तक मैंने जो बताया था, मैंने बताया था ये 5-7 लाइनें टाइम पास है, इसके अंदर ये बता रहे कि कर्टेलमेंट होता क्या है। राइट, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि क्यों कर्टेलमेंट की वजह से बेनिफिट्स कम हो जाते, ये बताया था। अब आगे बढ़ते। रॉकस्टार लिमिटेड एस्टिमेट्स द शेयर ऑफ अनअमोर्टाइज्ड सर्विस कॉस्ट that relates to the part of the obligation at 18, 10% of 180. Calculate the gain from curtailment and the liability after the curtailment to be recognized in the balance sheet of Rockstar Limited on the basis of given information. Can I ask my intelligent class, उन्होंने क्या बोला है? Curtailment to be recognized in the balance sheet. बोला हाँ या नहीं? On the basis of the information given below. पहले मुझे बताओ URPSC मतलब क्या? क्या मतलब क्या? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं, मतलब क्या? बेनिफिट्स इंक्रीज किया तो यूआरपीएससी। अब कर्टेलमेंट हुआ तो उस बेनिफिट को उन्होंने क्या किया? कम। कितने से कम किया? 10% से। कितना आएगा? 180 का 10% कितना हुआ? 18। ये अभी तक पीएनएल को कभी हिट नहीं किया था, ये धीरे धीरे हिट करेगा। यस और नो? अब होता क्या है कि एक्चुअली टेक्निकली स्पीकिंग, बट अब मैं बहुत टेक्निकल बात करूं, इसका इफेक्ट जाना ही नहीं चाहिए था कर्टेलमेंट में, क्योंकि यूआरपीएससी का एक अलग आइटम होता और अगर उसको ऑब्लिगेशन में लोड नहीं करते तो, बट हमने क्या किया? ऑब्लिगेशन में उसको लोड कर दिया। यस और नो? ऑब्लिगेशन में लोड करते, तो जब मैं इफेक्ट ऑब्लिगेशन का दूंगा तो यूआरपीएससी का एक इंपैक्ट पीएनएल में जा रहा है, उसको रिवर्स करने के लिए ये यूआरपीएससी जो स्टैंड अलोन अकाउंट है उसको भी रिवर्स करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन का आंसर लिखना बहुत आसान है, समझने के लिए मैं दोबारा बता रहा हूं। यूआरपीएससी वाज लोडेड इन द ऑब्लिगेशन बिकॉज ऑफ विच ऑब्लिगेशन इंक्रीज्ड. नाउ व्हेन आई एम रिवैल्यूइंग द ऑब्लिगेशन, वन इम्पैक्ट इज गोइंग थ्रू ऑब्लिगेशन, but it never hit the P&L account before this. URPSC never hit. URPSC is supposed to be amortized, but अभी मेरी amortization की amount cannot remain 180. It has to be also reduced. The corresponding effect will also go ना. अगर मान लो ये नहीं होता तो हम क्या करते? URPSC को P&L account में डालते, amortize करते, हो या नहीं? बट अभी amortization नहीं करना है। क्यों नहीं करना है?
क्योंकि बेटा जी वो 18% 180 का 10% रिड्यूस हो रहा है, सो वन इफेक्ट शुड ऑल्सो गो टू द यूआरपीएससी, यस और नो? सो राजा बेटा जी इधर देखिए, immediately before curtailment the gross obligation is estimated to be 6000 based on current actuarial assumption. मतलब उसके पहले, curtailment के पहले obligation कितनी थी? 6000. फिर आगे क्या बोला? The fair value of the plan asset on the date is estimated at 5100. इसका कोई इंपैक्ट नहीं, इसका लेना देना बैलेंस शीट से, एग्रीड? फिर आगे बोला है द अनअमोर्टाइज्ड पास सर्विस कॉस्ट इज 180, जो कि रिड्यूस हो रहा है 18 से, तो जाहिर सी बात है इसका इंपैक्ट पीएनएल पे जाएगा ही जाएगा यार। बताओ एंट्री क्या आएगी? पहले आपने जब क्रिएट किया था तब एंट्री क्या थी? यूआरपीएससी टू ऑब्लिगेशन। अब क्या करोगे? ठीक है, बट ऑब्लिगेशन पर इंपैक्ट जा चुका है ऑलरेडी जब हमने इसको रिवैल्यू किया। सो बेटा जी इसको हमको कम करना पड़ेगा, बस इतनी बात ध्यान रख लेना। अनअमोर्टाइज्ड पास सर्विस कॉस्ट को हमें क्या करना पड़ेगा? कम। अब आगे जाते हैं। Curtailment reduces the obligation by 600 which is 10% of the gross obligation. क्या इस gross obligation के अंदर वो यूआरपीएससी का भी इंपैक्ट गया होगा क्या? क्योंकि हमने वो यूआरपीएससी को कहां लोड किया था? ऑब्लिगेशन में। तो जब मैं 6000 का 10% रिड्यूस कर रहा हूं तो उसके अंदर जो यूआरपीएससी लोड है वो भी कम हो रहा है। सो टेक्निकली स्पीकिंग रिडक्शन इन ग्रॉस ऑब्लिगेशन इज 600। इस 600 के अंदर वो 18 भी इंक्लूडेड है, इसीलिए उस 18 को किया रिवर्स। और राजा बेटा जी गेन ऑन कर्टेलमेंट कितना आ गया? 582। चलो अभी ट्रिक बता दूं क्या करने का है, क्या करना है सुन लो। ऑब्लिगेशन कितने से कम हो रही है? आवाज नहीं आ रही। 600, और 600 क्या कम हो रही है? लाइबिलिटी कम हो रही है। और इसको कौन सा बैलेंस है? यूआरपीएससी को डेबिट बैलेंस। यूआरपीएससी कितने से कम हो रहा है? 18 से। सो डेबिट बैलेंस है तो उसको क्या करेंगे? यूआरपीएससी को क्रेडिट, डेबिट किधर मारेंगे? पीएनएल। इसीलिए गेन ऑन कर्टेलमेंट कितना आएगा? 582। तो सिंपल ट्रिक अगर आपको समझ में आ रहा है तो बैलेंस शीट में विजुअलाइज करिए। अगर मैं आपको बताऊं सो बैलेंस शीट में मतलब ऐसा दिखेगा नहीं है, बट विजुअलाइज करिए। यूआरपीएससी को कॉमन सेंस है डेबिट बैलेंस है, सो यूआरपीएससी कितना था? 180, और ऑब्लिगेशन कितनी थी? 600। मैं आपको पूछ रहा हूं ये कितने से कम होगा? 6000 था, ये कितने से कम होगा? 600 से। तो क्या लॉजिक बनेगा? ऑब्लिगेशन को होता है क्रेडिट बैलेंस, कम करेंगे तो एंट्री आएगी ऑब्लिगेशन टू कर्टेलमेंट। कितने की एंट्री आ जाएगी? 600 ना। अरे ऑब्लिगेशन को 6000 का बैलेंस है, 10% से कम हो रहा है तो एंट्री क्या हो गई? ऑब्लिगेशन टू कर्टेलमेंट कितना आएगा? 600। अब मुझे बताओ यूआरपीएससी को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। ये कितने से कम हो रहा है? 10%। तो एंट्री क्या हो जाएगी? पीएनएल या कर्टेलमेंट टू व्हाट? यूआरपीएससी कितना? वो 18। सो लॉजिकली राजा बेटा जी क्या आप मुझे बोल सकते हो क्या कर्टेलमेंट को क्रेडिट बैलेंस है मतलब ये गेन है, और कर्टेलमेंट को डेबिट बैलेंस है 18 मतलब ये लॉस है? तो आप क्या करोगे? 600 माइनस 18, नेट नेट इफेक्ट कितने का दे दोगे? 582। कबूल है? पक्का? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, बैलेंस शीट में कैसे बताते? ऑब्लिगेशन 5400 है। कैसे 5400? सो मैं 5400 लिखा। प्लान एसेट का वैल्यू चेंज नहीं होता। प्लान एसेट कितने का है? 5100। और यूआरपीएससी कितना था? 180 था। 180 से 18 कम हो गया, सो 180 माइनस 18 कितना आ गया? 162। सो 162 भी माइनस करेंगे, 138 की आपकी ऑब्लिगेशन दिखेगी। ये रहा लाइबिलिटी टू बी शोन इन द बैलेंस शीट 138। ठीक है। अब बेटा जी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम और सिंपल कर दूं, जल्दी जल्दी से मुझे बताइए ऑब्लिगेशन को कौन सा बैलेंस होता है? ऑब्लिगेशन को बढ़ाना है कि कम करना है? कितने से कम करना है? तो ऑब्लिगेशन को डेबिट करेंगे, कर्टेलमेंट को क्रेडिट करेंगे। यूआरपीएससी भी कम हो रहेगा, सो क्या करेंगे? यूआरपीएससी को क्रेडिट और कर्टेलमेंट को डेबिट। पक्का? तुम पूछोगे सर ऑब्लिगेशन वर्ड को क्यों नहीं यूज कर रहे? ऑब्लिगेशन वर्ड को यूज करते तो दोनों एक दूसरे के अंदर नॉक ऑफ हो जाते टू द एक्सटेंट ऑफ 18, बट 18 वाला फिगर अलग से दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं बोल रहा था ऑब्लिगेशन में वो घुसा हुआ है, इसका इंपैक्ट नहीं जाना चाहिए। एक्चुअली 18 का इंपैक्ट जा ही नहीं रहा है, अगर फील कर पाए तो, नहीं तो ठीक है, ये वाला लॉजिक भी ठीक है।
करटेलमेंट से एक ऑब्लिगेशन कम होती है और करटेलमेंट से एक यूआरपीएससी कम होती है। ये सबसे सिंपल लॉजिक। तो यूआरपीएससी को डेबिट बैलेंस है तो उसको करो क्रेडिट और डेबिट मार दो करटेलमेंट को, और ऑब्लिगेशन को होता है क्रेडिट बैलेंस, उसको आप कम कर रहे हो तो उसको कर दो डेबिट, एक इफेक्ट डाल दो करटेलमेंट में। से यस राजा बेटा जी, फिर इंपैक्ट 18 लेस किया 582 है, और बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन अभी मैंने आपको बताया उसके बेसिस पर ही आएगा। जल्दी से फुर्ती से लिख कर निकालो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख कर ले लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और रसगुल्लो, रिवीजन बैच के मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए ना बेटू। अब मुझे कुछ क्वेश्चंस और देखने की इच्छा है। अरे हाँ, पहले इसके पहले स्टैंडर्ड को खत्म कर देते हैं। मैंने बोला था कि स्टैंडर्ड यहां पर इतना इंपॉर्टेंट था, तो पहले मैंने आपको क्या क्या बताया, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट बताया मैंने, एग्रीड। फिर मैंने लीव्स को बताया, फिर मैंने पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट में डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान बताया, और नेक्स्ट डिफाइंड बेनिफिट प्लान के बारे में भी बताया। अब हमारा रह गया है लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, ओके। और फिर नेक्स्ट हमारा रह गया है व्हाट इज कॉल्ड एज टर्मिनेशन बेनिफिट। बोला हाँ या नहीं बे राजा बेटा जी? अब तुम मुझे पूछोगे टर्मिनेशन बेनिफिट का ट्रीटमेंट क्या? पूरा का पूरा जो कोई भी टर्मिनेशन बेनिफिट है P&L अकाउंट में डाल दो। सो टर्मिनेशन बेनिफिट के ऊपर जो कुछ भी आप एक्स्ट्रा दे रहे हो दैट विल गेट हिट टू व्हाट? P&L in the form of termination benefit. And what about long term employee benefit? Long term employee benefit is just like defined benefit plan, same to same. सर कुछ फर्क है, एक छोटा सा फर्क है, बट इंटरमीडिएट के लिए हमको नहीं देखना है, मतलब ज्यादा नहीं है, कम ही है। तो मुझे जल्दी से बताइए क्या करेंगे? लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट इज लाइक सेम टू सेम व्हाट? देखना चाहोगे आप? ये देखो, ये रही बेयर टेक्स्ट। ये पागल क्या कर रहा है? सर्च ही मारते ना यार। अरे यार, हाँ बेटा जी। अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स आर एम्प्लॉय बेनिफिट अदर देन पोस्ट एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन बेनिफिट डू नॉट फॉल 12 मंथ्स आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। समझे कि नहीं? मतलब ये टर्मिनेशन बेनिफिट भी नहीं है और एम्प्लॉयमेंट के बाद में रिटायरमेंट बेनिफिट भी नहीं है। ये उसके अलावा जो 12 महीने के बाद में जो ड्यू होंगे उसको क्या बोलेंगे राजा बेटा जी? हम
अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, इसके लिए कौन सा फॉलो करना है? अकाउंटिंग सेम एज पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। समझे कि नहीं समझे? टर्मिनेशन के पहले होता है, बट अकाउंटिंग सेम टू सेम है, मतलब उसके अंदर भी प्रोजेक्टेड यूनिट, क्रेडिट मेथड वगैरह सब कुछ आता है। टर्मिनेशन बेनिफिट क्या है बेटा जी? एंटिटीज डिसीजन टू टर्मिनेट एन एम्प्लॉय और एम्प्लॉयज डिसीजन टू एक्सेप्ट वीआरएस, entity to recognize it as an expense or liability only when a detailed formal plan has been approved and a reliable estimate can be made of the obligation। पक्का? पहले क्या करेंगे हम? अगर VRS या ऐसा कोई टर्मिनेशन बेनिफिट है तो मैंने क्या बोला? रिकॉग्नाइज इट एज एन एक्सपेंस। बट कब रिकॉग्नाइज करना? जब डिटेल्ड फॉर्मल प्लान अप्रूव हो गया है एंड राजा बेटा जी उसका एक एस्टिमेट कर सकते हैं कि कितने लोग छोड़कर जाएंगे। तो उसके अंदर राजा बेटा जी इफ पेएबल विद इन 12 मंथ्स तो उसका अनडिस्काउंटेड अमाउंट लेते हैं, एंड इफ इट इज पेएबल आफ्टर 12 मंथ्स फ्रॉम द बैलेंस शीट तो उसकी कौन सी अमाउंट लेते हैं बेटा जी? डिस्काउंटेड अमाउंट। और डिस्काउंटेड अमाउंट के बाद में इंटरेस्ट उसमें ऐड कर देते हैं। से यस और नो? नेक्स्ट ईयर जब पे करते हैं। पक्का बेटा जी? ये रिवीजन नोट्स आपको कितने पेजेस के हैं? 8 पेजेस के हैं। ये पढ़ लेना, इसमें काम हो जाएगा। एंट्रीज भी दी हुई है। कर्टेलमेंट की एंट्री गलत हुई है क्या? नहीं ठीक है, तो सेटलमेंट की एंट्री दी। ये रसगुल्लो पक्का समझ में आ गया क्या? सो मेरी तरफ से AS15 का टेक्निकल चीज हो गया है। अब मुझे कुछ क्वेश्चंस और लेने की इच्छा है, तो कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं जो मुझे लगता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इज दैट ओके? हियर वी गो। बेटा ब्लू के सारे क्वेश्चंस मेरे हिसाब से हो गए होंगे। आप जो रेगुलर बैच के बच्चे वो देख लीजिए, सारे क्वेश्चंस हो गए क्या ब्लू के? अभी मैंने डील कराए तो सारे हो गए क्या? अन्ना कोई बचा है क्या? आईसीआई के इलस्ट्रेशन तो मैंने रेगुलर बैच में पूरे ले लिए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, आई एम श्योर अबाउट इट। और आईसीआई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7 भी ले लिया है क्या? हो गया। और एडिशनल क्वेश्चन 10 और 11 लिया था क्या? ये देख लो एक बार। 11 तो हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लेते। जसानी लिमिटेड ऑपरेट्स अ पेंशन प्लान दैट पेज अ पेंशन ऑफ 200 फॉर ईच ऑफ द फर्स्ट 3 years ऑफ सर्विस, 400 फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस फ्रॉम ईयर 4 to 6 and 1200 फॉर ईच year each of the years of service from year 7 to 9. An employee will therefore be entitled to pension of 5,400, 200 into 3, 400 into 3 and 1200 into 3 after 9 years of service. Further service after 9 years does not give rise to additional pension. How should the cost be allocated to the various years? ऐसा पूछ रहे। उनका क्या बोलना है कि जब एम्प्लॉय अगर काम कर ले कितने फर्स्ट 3 साल तो उसको कितने रुपए मिलते हैं? 200 इंटू हाउ मेनी? 3, और 400 रुपए मिलता है फ्रॉम 4 to 6 years, और उसके बाद में मिल जाता है 1200 फॉर ईच ऑफ द ईयर्स ऑफ सर्विस फ्रॉम द ईयर 7 to 9। ऐसा पेंशन मिलता है। तो उसका पेंशन कितना हो गया बेटा जी? 5,400 होता है अगर वो 9 साल काम कर लेता है। बट प्रॉब्लम ये है कि 5,400 डिवाइड बाय 9 करो, 600 आ रहा है। एग्रीड? हर साल का एक्सपेंस साइड कितना है? 600। उनका यह प्रश्न है कि इसको हम किस तरीके से अकाउंट फॉर करेंगे ईच ईयर। तुम्हें पहले प्रश्न समझा कि नहीं समझा? देखो अगर हम प्लेन अकाउंटिंग से जाए तो पहले 3 साल तक का खर्चा कितना जाएगा? 200। उसके आगे के लिए खर्चा कितना जाएगा? 4 to 6 400, और उसके बाद में कितना जाएगा? 1200। यस और नो? सो राजा बेटा जी अब ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि इसका अकाउंट फॉर कैसे किया जाएगा इन द वेरियस ईयर। सो यू टेल मी। तो मैंने आपको पेंशन स्कीम को अपने दिमाग से लगाकर मुझे बताइए ये किसके अंदर जाता है? इज इट अ पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट? बेनिफिट कब मिलेगा? सो पहले हमारे को क्लासिफाई करना पड़ेगा 4 में से एक। इज इट अ शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट?
इज इट अ लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट? इज इट अ लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट? तेरे जो मुंह में आ रहा है मत बोल, डेफिनेशन देख के बता मुझे। इज इट अ लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट? अबे पेंशन वर्ड कब मिलता है, पेंशन कब मिलता है? लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट इज अपार्ट फ्रॉम पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एंड टर्मिनेशन बेनिफिट। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मतलब एम्प्लॉयमेंट के बाद में मिलता है, टर्मिनेशन बेनिफिट मतलब तुमको निकाल रहे तब मिलता है, और अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट मतलब ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट बीच में कभी तो भी मिलता है। तो बीच में कभी तो भी मिलेगा या रिटायरमेंट के बाद में मिलेगा? कॉमन सेंस लगाओ, अगर टैक्स पढ़ाओगे तो पेंशन कब मिलती है? तुझे पता है तूने क्या बोला था? किसी को आंसर भी देने नहीं दिया, और जो मुंह में आया भसड़ कर मचा दी। किसी को देने भी नहीं दिया आंसर, और जो मुंह में आया बोला। और तेरे को मैंने कम से कम 25 बार बोल दिया कि मत किया करिए। सो मैं ये पूछ रहा हूं, ये शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट है क्या? ये लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट है क्या? अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट है ये? क्या ये टर्मिनेशन बेनिफिट है क्या? क्या ये पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट है क्या? और उसके अंदर हम उसको इतना पेंशन देने वाले डिसाइडेड है। सो राजा बेटा जी इतनी पेंशन देने वाले, तो उसके लिए आप कैसे इसकी अकाउंटिंग करते हो? आप इसकी अकाउंटिंग करते हो ऑन द बेसिस ऑफ पीयूसी मेथड। अगर आपको याद है तो उस केस में भी हमने उसकी सैलरी प्रोजेक्ट करी थी। एक क्वेश्चन किया था हमने जिसके अंदर हमने उसकी सैलरी को कंपाउंडिंग कर सैलरी प्रोजेक्ट करी थी, याद आ रहा है क्या? और प्रोजेक्ट करने के बाद में उसको हमने कितने सालों में बांटा था? 6 साल में। और प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड से उसकी अकाउंटिंग करी थी, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? करंट सर्विस कॉस्ट, पास्ट सर्विस कॉस्ट, पीयूसी मेथड निकालो, आपको पता चल जाएगा। रोहन वाला क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा वो? सो एग्जाम्पल था जिसके अंदर ये चीज समझाई गई थी। तो सिमिलर लाइन पर भी यहां पर उसको कितनी पेंशन मिलनी चाहिए प्रोजेक्ट करी जाएगी और उसका अकाउंटिंग होगा। तो लिखिए क्या लिखेंगे हम, क्या पढ़िए क्या लिखेंगे। अच्छा ये क्वेश्चन करना जरूरी है क्या? नहीं, ये मैंने एडिशनल क्वेश्चन बोलकर लिए हुए। Jasani's employee services in later years will lead to materially higher level of benefit than the earlier year. It should attribute the benefits to years of service on straight line basis from the date when the service by the employee first leads to benefit under the plan until the date when the future further service by the employee will lead to a no material amount of further benefit under the plan other than from further salary increase. Jasani Limited should therefore attribute 600 to each year of service rather than following the एट्रीब्यूशन फॉर्मूला इन द प्लान। मतलब क्या है कि जैसे जैसे उनकी पेंशन बढ़ेगी वैसे वैसे मत जाइए, आप उनको पेंशन इस तरीके से दीजिए, मतलब आप इस तरीके से अकाउंट फॉर करिए जिस तरीके से उनको हम हर साल में बांट पाएंगे। अभी देखो क्या हुआ, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप ये है कि पहले आपको 200 मिलेगा, बट आप मुझे बताओ एम्प्लॉय को ये मोटिवेशन तो है ना कि 3 साल रहूंगा तो कितना मिलेगा? 200। 3 साल से 4 साल से 6 साल रहूंगा तो कितना है? 400। और उसके बाद में रहूंगा तो कितना? 1200। तो आप मुझे कॉमन सेंस लगाकर बताइए कि पहले साल जो ड्यू हो रहा है वो कॉन्ट्रैक्चुअल के बेसिस पर तो कितना ड्यू हो रहा है? 200। बट एम्प्लॉय कितना काम करने वाला है? एम्प्लॉय कितना काम करेगा जनरली? 9 ईयर्स, यस और नो? सो राजा बेटा जी उसके बेसिस पर अगर हम 9 ईयर्स मतलब 9 ईयर्स काम करेगा, तो उसके बेसिस पर 5400 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा इक्वली, क्योंकि एम्प्लॉय धीरे 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 काम कर 9 साल तक पहुंचेगा एंड इट वुड बिकम ड्यू इन 9 ईयर्स ओनली, यस और नो? राजा बेटा जी इस क्वेश्चन को मेरी तरफ से कर दीजिए डिलीट, क्योंकि आप आंसर सही है बट तुम खाली पुकड़ा भी टेंशन में नहीं जाना। इसलिए एक काम करता हूं, मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन ही लेता हूं, मैं सारे ले रहा था पहले। अच्छा ये देख लो, विम्सिकल एम्प्लॉयर लिमिटेड, ये अभी आंसर सोच के देना उन बच्चों को जिनको आदत है तुरंत मुंह खोलने की, मत खोलना प्लीज। ऊपर वाला क्वेश्चन बहुत इजी था यार, जबरदस्ती बैंड बजे उसके। विम्सिकल एम्प्लॉयर लिमिटेड ग्रांट्स एनुअल बोनस टू इट्स एम्प्लॉयज ऑन डिस्क्रिशनरी बेसिस। WEL has a March 2006 year end and finalizes accounts by April 2006, but bonus is announced and paid in late May 2006. Is provision required to be made for the bonus? तो डिस्क्रिशनरी बेसिस का मतलब क्या है? खुद के मन के बेसिस पर। तो मैं अभी आप मुझे बताइए इसके बारे में क्या सिखाया गया था आपको बोनस के बारे में? कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है, डिस्क्रिशनरी मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है, मतलब पास की प्रैक्टिस रही होगी। तो मैं अभी आपसे पूछता हूं क्या करेंगे, कौन सी प्रैक्टिस है ये?
कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्रिएट होगी इफ देयर इज एन इनफॉर्मल प्रैक्टिस, और उसके बेसिस पर आपको बोनस रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि पेमेंट करना ही है तो बोनस रिकॉर्ड करना। Since in the given case there is no formula nor the amount finalized before the financial statements are approved, nor is the reliable past practice, इसमें past practice नहीं है, बट अगर past practice होती है तो क्या हम इसका प्रोविजन करते क्या? Yes, प्रोविजन फॉर बोनस इज नॉट मेड इन मार्च 2006। इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दीजिए, जनरली इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन आता है कि वो इनफॉर्मल प्रैक्टिस है, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप नहीं है उसके बेसिस पर। सो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप नहीं है तो भी इनफॉर्मल प्रैक्टिस है और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्रिएट होती है, सो प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। बट अगर मान लीजिए कि आपका पास्ट प्रैक्टिस नहीं है, आपके पास कोई डेटा ही नहीं है, इनफॉर्मल बोला तो भी उसके लिए कोई एक ये चाहिए ना बेस, कि ऐसा हम हमेशा करते आए। अगर हमेशा करते आए ऐसा नहीं है कुछ पता, तो उसका प्रोविजन कर ही नहीं सकते ना, कि उसका मेजरमेंट कैसे करेंगे? से यस, ऑलराइट। बेटा इसके अंदर कुछ एडिशनल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो मैंने सारे ले लिए थे येलो के, यस और नो? बेटा ये आईसीआई का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8 ले लिया था हमने। बेटा रॉकस्टार वाला क्वेश्चन ले लिया था हमने, तो ये रिपीट हुआ है, रॉकस्टार वाला रिपीट हुआ है बेटा। फिर सीए फाइनल के क्वेश्चन तो ले लिए थे मैंने। हाँ ये देख लेते, ये सेम क्वेश्चन था, ये होमवर्क दिया था, ये हो गया क्या? ये नहीं देखना, ये नहीं देखना, चलो ये करते। कंपनी रिपोर्ट्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पेंशन प्लान असेट, कैलकुलेट द फेयर वैल्यू ऑफ प्लान असेट। सो बेटा व्हाट इज द फेयर वैल्यू एट द बिगिनिंग? 7 लाख। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन से एंट्री होती है प्लान असेट टू कैश ऑब्लिक बैंक, ये 1 लाख डेबिट में। फिर बेटा जी एक्चुअल रिटर्न लिया तो एक्चुअल गेन और लॉसेस नहीं लेते, गड़बड़ मत करना, कमीना क्या करेगा एक्चुअल गेन और लॉस भी लिखेगा, समझे कि नहीं? एक्चुअल रिटर्न लिया तो एक्चुअल गेन और लॉसेस नहीं आएंगे। कितना है बेटा जी? गेन है तो डेबिट में आएगा क्या? बेनिफिट पेड 40,000 है क्या? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द प्लान एसेट? 8,50,000 माइनस 40,000, 8,10,000 है क्या? समझे? तो चलो जल्दी से बताओ, प्लान असेट के ऊपर क्वेश्चन आएगा या प्लान ऑब्लिगेशन पर आएगा? असेट को कौन सा बैलेंस? ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, कंट्रीब्यूशन, बेनिफिट्स पेड, एक्चुअल रिटर्न। अगर एक्चुअल रिटर्न दिया तो एक्चुअल गेन, एक्चुअल लॉस, एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया तो एक्चुअल गेन और लॉसेस आएगा। एक्चुअल गेन डेबिट साइड, एक्चुअल लॉस क्रेडिट साइड, पक्का? प्लान एसेट हो जाएगी। चलो नेक्स्ट। ऑन 1 April 2008 द फेयर वैल्यू ऑफ द प्लान एसेट वाज 1 लाख इन रिस्पेक्ट ऑफ द पेंशन प्लान ऑफ जीलस 30। अच्छा बेटा ये क्वेश्चन हमने किया था ना, कि जिसके अंदर वो 10.25 का मैंने 5% लिया था, फिर उसके बाद में उन्होंने ये भी बोला था कि आप अल्टरनेटिवली क्या कर सकते हो, कंपाउंडिंग रेट ना अज्यूम करो। ये देख लो बेटा, प्लान एसेट का ओपनिंग बैलेंस है 4,000 और एंड में है 5,000, सो कैन आई नॉट राइट डाउन 4,000 एंड 5,000? बेटा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है 500, बेनिफिट पेड है 400, वो क्या पूछ रहा है? एक्चुअल रिटर्न, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा क्या? कितना आ रहा है? 3,600। क्या खा के आई है छोरी? मुझे भी चाहिए ये, मुझे भी चाहिए ये। अरे 4,500 माइनस 5,400 इज 900 ना मैडम, 3,600 कहां से आ रहा है? ये बहुत कमीना है, इसके पास बिल्कुल ध्यान मत दे, बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत होना एंड डोंट गेट अपसेट। मैं बता देता हूँ ये क्या है, फिर बाद में बताऊंगा, अभी माइक पर इसलिए नहीं बता रहा हूँ। साला वो कौन है मालूम है क्या तेरे को? वो उसके पापा को मिला हूं मैं, कौन है मालूम है क्या तेरे को? क्यों हीरो बन रहा है? फिर जहां रहेगा ना प्रेस्टीज पॉइंट, वहां से गायब हो जाएगा, फिर मतलब बाथरूम में रहेगा ना, वहां से उठा के लेके जाएंगे।
आगे बढ़ते। ऑन 1st April 2009 द फेयर वैल्यू ऑफ प्लान असेट वाज 1 लाख। इन रिस्पेक्ट ऑफ द पेंशन प्लान मुझ पर भरोसा नहीं है, अच्छा सॉरी दीदी बोल रहे, गुड। द फेयर वैल्यू ऑफ द प्लान असेट इज हाउ मच? 1 लाख। The benefits paid was 20,000 or received inward 40,000. 31st March, the plan asset was 150. Present value of the defined obligation was 145. Actual losses on the obligation is 1,000. You are required to calculate actual return. कमिना एग्जामिनर ऑब्लिगेशन की चीजों को घुसेड़ दिया इधर, बराबर है। तुमको क्या पूछा? एक्चुअल रिटर्न ऑन प्लान एसेट ना। ओपनिंग वैल्यू 1 लाख है क्या भाई? फिर कितना भाई, कितना 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 बेनिफिट पेड है? 20,000 है क्या? रिसीव्ड इनवर्ड 40,000 है क्या? और फेयर वैल्यू कितना है? 1,50,000। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द ऑब्लिगेशन दिया है, लेना है क्या? वाह कितना होशियार हो गया, कुछ नहीं करना है बोले। और ये एक्चुअल लॉसेस ऑन ऑब्लिगेशन लेना है क्या? अबे लेना है क्या? चलो एक थोड़ा सा गूगली मारू क्या? ये अगर एक्चुअल लॉसेस ऑन प्लान असेट होते तो लेता क्या? वो मरा, वो खरबूजा कट गया। क्यों लेता बता मुझे? अबे कमीने, छिछोरे, छिचुंदर, खरबूजे, एक्चुअल रिटर्न बोला है कैलकुलेट करने के लिए। लास्ट लाइन पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अगर एक्सपेक्टेड बोलेंगे तो ही लेंगे, एक्चुअल रिटर्न बोलेंगे तो खरबूजों कट के मत आना है, एक्चुअल गेन और लॉस नहीं लेना है। मैं समझा चुका हूं 25 बार। ये 30,000 ही आ रहा था क्या आंसर? बेस्ट है। अभी क्या है? कैलकुलेट द एक्चुअल रिटर्न। अभी आ जाएगा ना बाबू? छिछोरा क्वेश्चन है। एलियो खत्म हो गया। ग्रॅच्युटी एंड पेन्शन वुड बी एग्जाम्पल ऑफ। ताई सांगा तुम्हाला काय वाटतं? ग्रॅच्युटी एंड पेन्शन वुड बी काय? बोलो चिल्ला चिल्ला के लॉन्ग टर्म। तुम्हें बहुत दिमाग खराब किया था यार, मतलब किसी को आंसर भी नहीं देने दूंगी और मैं भी गलत दूंगी। चलो अगला, नॉन एक्यूमुलेटिंग कॉम्पेंसेटिंग एब्सेंसेस कॉमनली रेफर्ड टू एज नॉन एक्यूमुलेटिंग, और क्या बोलते हैं? कॉम्पेंसेटिंग एब्सेंसेस इज कॉमनली रेफर्ड टू एज अर्न लीव, सिक लीव, कैजुअल लीव। कौन सी है भैया? अच्छा अर्न लीव का मतलब क्या होता है? नहीं, अर्नड अर्नड अर्नड। यार मैं एक जान दे दूंगा यार, अर्नड का मतलब बताओ। अर्नड का मतलब ऑलरेडी मिल चुकी है, मतलब अब तो मुझे बहुत ही बेसिक। डिक्शनरी निकालेंगे प्लीज। हाँ वो आपने कमा ली है। सो राजा बेटा जी, अर्नड इज समथिंग विच विल बी कैरिड फॉरवर्ड। इधर इन्होंने बोला नॉन एक्यूमुलेटिंग कॉम्पेंसेटिंग एब्सेंस का मीनिंग बताओ। नॉन एक्यूमुलेटिंग इसका मतलब जो एक्यूमुलेट नहीं कर सकते। सो अर्न लीव आपने कमाई है, वो आपके पास रहेगी, ठीक है। सिक लीव, राइट, सिक लीव बीमारी के लिए वो कैरी फॉरवर्ड होती है जनरली। कैजुअल लीव इज नॉट कैरिड फॉरवर्ड। अच्छा सुनो ना मेरी बात, ये आप जब जॉब के लिए जाएंगे तब आपको और क्लियर होगा। कैजुअल लीव कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड। कैजुअल लीव मतलब जो इस साल में कोई भी प्रॉब्लम आएगी, कैजुअली तुमको लेना होगा, इस साल में तब ले लेना, अगले साल की अलग कैजुअल लीव, ये कैरी फॉरवर्ड। कैजुअल लीव्स आर जनरली इन रियल वर्ल्ड नॉट कैरिड फॉरवर्ड। अर्नड लीव्स विच यू हैव अर्नड आर कैरिड फॉरवर्ड। सिक लीव्स आर ऑलरेडी और ऑल्सो कैरी फॉरवर्ड, बिकॉज क्या होता है, जनरली व्हेन अ पर्सन फॉल्स सिक he might fall sick for longer period of time. It is for a particular purpose which can be carried forward. बेस्ट है। अच्छा जैसे मैं आपको एक पूछता हूं, मैटरनिटी लीव कैन बी कैरिड फॉरवर्ड? हाँ थैंक गॉड, तो तुम समझ गए। तो कुछ कैरी फॉरवर्ड होती है, कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है। हाँ मैटरनिटी लीव इस बार नहीं हुए तो कैरी फॉरवर्ड नहीं। येड़े कुछ भी बोल रहे क्या? कैरी नहीं तो 3 महीने इस साल के, 3 महीने अगले साल के। अबे फिर क्या समझाऊंगे से अभी इनको? तो कुछ लीव्स कैरी फॉरवर्ड होती है, कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं होती। द प्लान्स दैट आर एस्टैब्लिश्ड बाय लेजिस्लेशन टू कवर ऑल एंटरप्राइजेस एंड आर ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट इंक्लूड्स मल्टी एम्प्लॉयर प्लान, स्टेट प्लान। जनरली दे आर कॉल्ड एज स्टेट प्लान्स। आई थिंक इसका आंसर होगा बी।
सर ये क्या होता है मुझे बताइए। देखो बेटा क्या होता है, थोड़ा ब्रीफ में समझाता हूं, टेंशन मत लेना। स्टैंडर्ड बहुत कॉम्प्लेक्स है एक्चुअली, हमने बहुत इजी तरीके से इसको देख लिया। जो इंटरमीडिएट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके मॉड्यूल के क्वेश्चंस देखे, क्या लेवल आपसे एक्सपेक्टेड उसके बेसिस पर। बट क्या होता है कि जब हमने बोला था डिफाइंड बेनिफिट प्लान, तुम्हें क्या लगता है टाटा मोटर्स क्या काम करती है? गाड़ियां बनाती है। अबे ये इस पर काम नहीं कर सकते कि तुमको आगे चलकर मेडिकल बेनिफिट देने का है। टाटा मोटर्स सिर पर हाथ पीट लेगी कि मैं क्या क्या काम करूं, मैं गाड़ियां बनाने की। भाई तुमको रिटेन करने के लिए मैंने कुछ बेनिफिट दिया कि आपको मेडिकल फैसिलिटीज मिलेगी, बट अब उसका कार्यक्रम मैं नहीं कर सकती पूरा। कॉपी दैट। तो टाटा मोटर्स क्या करती है, कुछ अमाउंट निकाल कर उसको दे देती किसी इंश्योरेंस कंपनी को। तो जब ये प्लान गवर्नमेंट द्वारा रन किया जाता है तो उसको बोलते हैं स्टेट प्लान। तो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनके लिए, या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनके लिए जो प्लान रन करते हैं उसको बोलते हैं स्टेट प्लान। कई बार क्या होता है, कई सारे एम्प्लॉयर एक साथ आ जाते हैं और प्लान को रन करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं। एग्रीड? तो उसको क्या बोला है, लिखा है देखो, मल्टी एम्प्लॉयर प्लान्स। और कई बार क्या होता है कि हम ये पैसा किसको देते थे, इंश्योरेंस कंपनी। जैसे मैं मेरे मेडिकल फैसिलिटीज के लिए पैसा किसको दिया हूं, इंश्योरेंस कंपनी को। इंश्योरेंस कंपनी का स्पेशलाइज काम है ये। डन? यस। उठा ना, बोल मैं आ रहा हूं ना। अगला कौन सा है, फोर्थ वाला, बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द वेरिएबल टू डिटरमाइन द इवेंचुअल कॉस्ट ऑफ पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट इज रेफर्ड टू एज। बेटा ये क्या बोला, बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द वेरिएबल टू डिटरमाइन द इवेंचुअल कॉस्ट of post-employment benefit is referred to as employer's contribution, actuarial assumption, cost to the company and employee's contribution। तो जरा ध्यान से सुनो बेटा जी, जो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट में क्या बेनिफिट देना पड़ेगा इसके लिए कुछ अजम्पशंस करने पड़ते हैं। ये भी स्टैंडर्ड में लिखी हुई चीज है और स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स है। तो उसमें ऐसा लिखा है कि एक्चुअल अजम्पशंस होते हैं। अब एक्चुअल अजम्पशंस एक्चुअली डेमोग्राफीज को स्टडी कर ये डिसीजन लेता है। तो जैसे वो डिसाइड करता है कि इनमें से इतने लोग लीव्स अवेल करेंगे, ये डेमोग्राफीज के बेसिस पर होता है। अब डेमोग्राफीज कैसे है कि भाई साहब कंपनी में इतने बुढ़े लोग हैं तो जनरली बुढ़े लोग इतनी लीव्स अवेल करेंगे, क्यों, जल्दी बीमार पड़ेंगे। इतने यंग लोग हैं तो यंग लोग शायद इतनी लीव्स अवेल करेंगे। इतनी फीमेल्स है तो वो शायद इतनी लीव्स अवेल करेंगे। तो ये क्या है बेटा जी, अजम्पशंस है। अभी उसको कैसा घंटा मालूम पड़ेगा कि अगले साल कितनी औरतें जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही है वो प्रेग्नेंट होगी। It is not actual, it is what? Assumptions. So actual assumptions is the answer. वो वेरिएबल जिसके बेसिस पर काम होता है। Actual gains और losses should be, जल्दी से मुझे बताओ कहां पर डालना चाहिए। Charge immediately to P&L account? Yes. So the right answer is C. इसके MCQs को लिख लो, डेफिनेटली कर लेना रिवाइज। अप्रिशिएट दिस। हे राजा बेटा जी, मुझे अभी आपको लास्ट पॉइंट बोलना है। AS15 को जो थ्योरी क्वेश्चंस है उसको वर्ड टू वर्ड लिखने की कोशिश मत करना। रूल नंबर 1 सारे के सारे ICI के क्वेश्चन कर लेना। रूल नंबर 2 जो भी आपके जो भी आपके जर्नल एंट्रीज है, जर्नल एंट्रीज ध्यान से कर लेना और कर्टेलमेंट वाला लॉजिक ध्यान में रखकर करके जाना। ठीक है? अभी प्रेम से आपको मुझे क्या करने का, बाय बाय बोलने का। हम मिलेंगे शाम को 6:30। हम कितने बजे मिलेंगे? 6:30। और होपफुली विल बी एबल टू फाइनलाइज AS25। ठीक है? बाय बाय।